मेरी सौतेली माँ ने स्टेज पर मेरे खड़े होने के बावजूद अपने नकली बेटे को ऐसे इंट्रोड्यूस किया जैसे मैं वहाँ हवा हूँ। क्रॉस फाउंडेशन बॉलरूम में मौजूद हर कोई ये उम्मीद कर रहा था कि मैं टूट जाऊंगा। ठीक उसी जगह वो उम्मीद कर रहे थे कि मैं चिल्लाऊंगा, भीख मांगूंगा या शायद माइक छीनने की कोई भद्दी कोशिश करूंगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। विवियन क्रॉस पर्ल व्हाइट गाउन पहने क्रॉस फैमिली के गोल्डन क्रेस्ट के नीचे खड़ी थी। कैमरों के लिए एक हाथ मेरी आस्तीन पर टिका था। उसकी उंगलियां तैयार थी मुझे न हिलने की चेतावनी देने के लिए। उसका सिर्फ इतना सा दबाव ही काफी था। आज रात उसने माइक में बेहद शालीन और दुखी आवाज में कहा, हम इस परिवार की गरिमा को वापस बहाल कर रहे हैं। डोनर्स आगे की ओर झुक गए। रिपोर्टर्स ने अपने फोन उठा लिए। बोर्ड मेंबर्स स्टेज की तरफ मुड़ गए। मेरे पुराने क्लासमेट्स ने अपने शैंपेन ग्लासेस के पीछे से मुस्कुराकर देखा। स्टाफ मेंबर सर्विस दरवाजों के पास ट्रे हाथ में लिए जमे हुए खड़े रहे। विवियन ने क्लासमेट से कोड कर दिया है। वार्म आंखों और एक कोल्ड ग्रिप के साथ मेरी तरफ देखा। कॉनराड के जाने के बाद से रोवन ने बहुत कुछ सहा है। उसने कहा, दर्द एक नौजवान को उस चीज से चिपके रहने के लिए मजबूर कर सकता है जो कभी सच में उसके लिए बनी ही नहीं। उसने जूलियन अडान की तरफ अपनी बाहें फैला दी। जूलियन बिल्कुल रटी रटाई चाल के साथ स्टेज पर आया। डार्क बाल, व्हाइट डिनर जैकेट, परफेक्ट स्माइल। वो नोबल, विनम्र और पूरी तरह चिंताओं से मुक्त दिख रहा था। विवियन ने मखमली बॉक्स से क्रॉस क्रेस्ट पिन निकाला। ये वही पिन था जिसे मेरे पिता फाउंडेशन के हर अनाउंसमेंट में पहनते थे। उसने इसे कैमरों के सामने ऊपर उठाया और फिर उसे जूलियन की छाती पर लगा दिया। मेरी नहीं बल्कि उसकी छाती पर, जबकि मैं वहाँ सिर्फ 3 कदम दूर खड़ा था। उसी क्रेस्ट के नीचे पूरा बॉलरूम तालियों से गूंज उठा। रिश्तेदारों ने मेरी आंखों से नजरें चुराई। रिपोर्टर्स ने हर एक सेकंड को रिकॉर्ड किया। जूलियन ने पिन को छुआ और अपना सिर झुकाया। यह क्रॉस नाम का सम्मान बढ़ाएगा, उसने कहा। बेशक वो यही कहता। ये उसे बिना एक खरोंच के सीधे सौंप दिया गया था। विवियन वापस मेरी तरफ मुड़ी। रोवन, मुझे उम्मीद है कि एक दिन तुम गरिमा के साथ अपने भाई का स्वागत कर सकोगे। भाई? मैं लगभग हंस पड़ा। इसलिए नहीं कि ये मजेदार था, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरे परिवार ने एक चैरिटी गाला में वंशावली फ्रॉड करके मुझे बेट करने का तरीका ढूंढ लिया था। इस तरह के ड्रामे के लिए मेहनत लगती है। माइक हम दोनों के बीच में था। विवियन को उम्मीद थी कि मैं इसे छीन लूंगा और उन सभी भद्दी करने का उसे केयर करने का बे करके क्या कर रहे चीजों को सच साबित कर दूंगा जो उसने इशारों में कही थी। जूलियन को जलन की उम्मीद थी। भीड़ को एक मेल्टडाउन की उम्मीद थी जिसके लिए वो बाद में अफसोस जताने का नाटक कर सकता था। मैं एक कदम और पास आया। रिपोर्टर ने अपना फोन और ऊपर उठा लिया। विवियन के हाथ ने मखमली बॉक्स को और कसकर पकड़ लिया। जूलियन की स्माइल वैसी ही रही, लेकिन उसकी आंखें विवियन की तरफ घूमी। कांग्रेचुलेशन, मैंने कहा। इससे पहले कि तुम इसे एक्सेप्ट करो, मेरा एक सवाल है। तालियां धीमी हो गयी। जूलियन ने बड़प्पन दिखाते हुए छोटा सा सिर हिलाया। बेशक रोवन। मैंने उसकी छाती पर लगे क्रेस्ट पिन को देखा। क्या तुम आज रात इस वारिस की सीट से जुड़ी हर एक जिम्मेदारी को स्वीकार करने के लिए तैयार हो? माइक ने उस पूरे सेंटेंस को कैप्चर कर लिया। कुछ मेहमान दबी आवाज में हंसे। मेरे अंकल ने अपना सिर हिलाया। एक बोर्ड मेंबर ने त्योरियां चढ़ाई। विवियन ने खुद को सबसे पहले संभाला। प्लीज इसे और पेनफुल मत बनाओ। जूलियन ने 1 महीने में जितनी बनाओ गरिमा दिखाई है, उतनी कुछ लोग पूरी लाइफ में नहीं दिखा पाते। जूलियन सीधा तनकर खड़ा हो गया। मैं वो सब कुछ स्वीकार करता हूँ जो इस टाइटल के साथ आता है। कैमरे अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। वो चीज मायने रखती थी। मैं एक कदम पीछे हटा। मैं अब देश से आदर पता चलादर उसको आत कर करके ट्रांस कर मुस्कुराया नहीं। मुस्कुराने से मैं घमंडी लगता। मैं उनकी मदद करने के मूड में नहीं था। विवियन ने रोशनी के बीच मेरे चेहरे पर डर या गुस्सा ढूंढने की कोशिश की। मैंने उसे दोनों में से कुछ नहीं दिया। तालियां फिर से शुरू हो गयी। इस बार जूलियन ने मैं कुखार देता झुककर अपना एक हाथ अपने दिल पर रख लिया। एक ऐसे इंसान का चेहरा बनाकर जो उन सभी डैमेज के लिए सहानुभूति चाहता था जो उसने खुद पहुंचाए थे। मैं फैमिली फोटो में शामिल होने के बजाय स्टेज से नीचे उतर गया। सीढ़ियों के नीचे नोरा वेल स्टाफ कर्टन के पास अपनी छाती से एक सादा ग्रे फोल्डर लगाए इंतजार कर रही थी। नोरा फाउंडेशन की अकाउंटेंट थी। उसने एक ब्लैक स्टाफ ब्लेजर और सिंपल जूते पहने थे और उसके चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशंस थे जैसे उसने पहले ही डिजास्टर को 2 बार काउंट कर लिया हो। उसने मुझे बधाई नहीं दी। नोरा के पास इसके लिए बहुत समझ थी। रोवन, उसने चुपके से कहा, अगर ये इमोशनल वेलनेस के बारे में बहुत समझती है तो मैं लोगों के सामने रिप्लेस किए जाने में बिजी हूँ। ये उससे भी बदतर है। उसने वो फोल्डर मेरे हाथ में सरका दिया। अंदर पेमेंट नोटिसेस, डोनर लेटर्स, पैरोल फ्लैग्स और वारिस की एक्सेप्टेंस रिकॉर्ड की एक कॉपी थी। विवियन ने इसे आज रात के लिए ही प्लान किया था। नोरा ने एक पेज पर उंगली रखी। अगर वो आज रात वारिस के तौर पर साइन करता है, उसने कहा, तो ये पूरा रायता उसके गले पड़ जाएगा। स्टेज पर जूलियन मेरे पिता के क्रेस्ट के नीचे मुस्कुरा रहा था। बेचारा लड़का, उसे लगा कि विवियन ने उसे मेरी सीट दी है। असल में उसने उसे बिल थमा दिया था। गाला सिर्फ इसलिए नहीं रुका क्योंकि मेरे परिवार ने एक झूमर के नीचे लाइव अडॉप्शन स्कैंडल का तमाशा किया था। वेटर्स फिर से घूमने लगे। चौकड़ी ने म्यूजिक दोबारा शुरू कर दिया। डोनर्स वाइन ग्लासेस की तरफ लौट आए। रिपोर्टर्स स्टेज के पास झुंड बनाकर अपने फोन पर क्लिप्स कंपेयर करने लगे। हर किसी ने ऐसा नाटक किया जैसे इस रूम ने मेरी सौतेली माँ को एक मखमली बॉक्स के साथ मेरा नाम मिटाते हुए देखा ही न हो। विवियन ने तस्वीरों के लिए जूलियन को स्टेज के सेंटर मिटाते हुए देखा ही। दोस्तों में एक साथ मेरा वाली पराक्रम के अपने तस्वीरों के लिए जूलियन को स्टेज के सेंटर में रखा। एक हाथ उसके कंधे पर, चेहरा कैमरों की तरफ झुका हुआ और वो क्रेस्ट पिन साफ दिख रहा था। परफेक्ट फैमिली डैमेज कंट्रोल।
फिर उसने मुझे स्टाफ कर्टेन के पास देख लिया। वो जूलियन के साथ फ्लोर पार करके मेरी तरफ आई। एक रिपोर्टर सम्मानजनक दूरी पर उनके पीछे पीछे आ रहा था। रोवन, विवियन ने कमरे के हिसाब से वार्म टोन में कहा, आओ हमारे साथ फैमिली फोटो के लिए खड़े हो जाओ। मैंने बैकड्रॉप को देखा, उस क्रॉस क्रेस्ट को, फाउंडेशन के लोगों को और गोल्डन लेटर्स में लिखे शब्दों को, लेगेसी थ्रू सर्विस। मेरे पिता ने उन शब्दों को चुना था इससे पहले कि विवियन उन्हें एक ढोंग में बदल देती। नहीं, मैंने कहा। शैंपेन टेबल के पास खड़े कजिन का गला अचानक घूंट लेने से फंसा। विवियन ने एक हाथ अपने दिल पर रखा। प्लीज जूलियन को चुने जाने की सजा मत दो। तो ये थी उसकी चाल। अगर मैं फोटो में शामिल होता तो मैं उस झूठ को अपनी दुआ दे देता। अगर मैं मना करता तो मैं फोटोग्राफर्स के जाल में फंसा एक कड़वा इंसान बन जाता। मैं उसे सजा नहीं दे रहा हूँ, मैंने कहा। मैं बस इस फ्रॉड में फ्री में शामिल होने से मना कर रहा हूँ। दोनों में फर्क है। रिपोर्टर की भौहें तन गई। जूलियन ने अपनी पलकें झपकाई। नोरा फोल्डर के साथ मेरे ठीक पीछे खड़ी थी। वो छुप नहीं रही थी, लेकिन उसने खुद को सेंटर से दूर रखा था। स्टाफ विवियन के आसपास तभी टिक पाता था जब वो यूजफुल, शांत और आसानी से ब्लेम लेने के लिए तैयार हो। आखिरकार विवियन की नजर उस फोल्डर पर पड़ी। वो क्या काम है? मैंने कहा, ये आपके लिए एक सेलिब्रेशन है। नोरा ने फोल्डर को सिर्फ इतना खोला कि मैं टॉप पेज देख सकूं। पैरोल डिले नोटिस, कैटरिंग वेंडर की डिमांड, क्लिनिक मेंटेनेंस इनवॉइस और अर्जेंट मार्क किए गए स्कॉलरशिप ट्रांसफर रिक्वेस्ट। ये सब पब्लिक एयर ऑफिस के रूट से आए थे। विवियन ने सब कुछ अच्छे से छुपा कर रखा था, मेरे प्राइवेट ऑथराइजेशन का इस्तेमाल करके उन गड्ढों को भरने के लिए। मैं उन गड्ढों को जानता था। मैंने तब स्टाफ की लेट सैलरी को कवर किया था जब विवियन ने इसके लिए क्लरिकल टाइमिंग को ब्लेम किया था। मैंने क्लिनिक जनरेटर के लिए इमरजेंसी फंड्स को मैंने करके क्लरिकल टाइमिंग को ब्लेम किया था, अप्रूव किया था। जब उसने डोनर से प्रॉमिस किया था कि प्रोग्राम को पूरा सपोर्ट मिल रहा है, मैंने बोर्ड की डांट खाई थी, क्योंकि मुझे ब्लेम करना विवियन के लिए ये मानने से ज्यादा आसान था कि उसने उन वर्कर्स को लेट किया जो उसके बॉलरूम को साफ इस बात करते हैं। मैंने बोर्ड की डांट खाई थी कि बॉलरूम को मैंने कहा था कि उसने बॉलरूम को साफ इस बात करते हैं। मैंने बोर्ड की डांट खाई थी कि बॉलरूम को पूरा सपोर्ट मिल रहा है, करते थे। मैं मदद करने से नहीं थका था। मैं उन झूठों के लिए एक साइलेंट रिपेयरमैन बनकर थक गया था जो मुझसे बेहतर मुस्कुराते थे। नोरा और करीब झुकी। वेंडर्स आधी रात से पहले कंफर्मेशन चाहते हैं। अगर ब्रिज ऑथराइजेशन एक्टिव रहता है तो स्टाफ पेरोल कल क्लियर हो जाएगा। अगर विवियन पहले वारिस की एक्सेप्टेंस को रूट करती है तो वो जूलियन का नाम इन पब्लिक ऑब्लिगेशंस पर डाल देगी और फिर भी आपके प्राइवेट कवरेज की डिमांड करेगी। बेशक वो ऐसा करेगी, मैंने कहा। जब आप एक नकली बेटा ला सकते हो और बिल असली वाले को भेज सकते हो तो एक बेटे को बेकार क्यों करना? नोरा की आंखों में आधे सेकंड के लिए नरमी आई। विवियन एक कदम और करीब आई। उसका परफ्यूम उसके पेशेंट से पहले वहाँ पहुँच गया था। रोवन, उसने सिर्फ पास के लोगों को सुनाई देने वाली धीमी आवाज में कहा, अपने जख्मी घमंड की वजह से इस परिवार को शर्मिंदा मत करो। मेरा घमंड एक खराब फोटो को झेल सकता है, मैंने कहा, लेकिन पैरोल नहीं झेल सकता। उसका चेहरा सॉफ्ट रहा, लेकिन उसकी आवाज नहीं। तुम इस ट्रांजिशन को सपोर्ट करोगे? नहीं। वह शब्द छोटा लगा, लेकिन इसका वक्त कब का आ चुका था। स्टाफ कैप्टन ने मेरी तरफ देखा और फिर तुरंत अपनी नजरें घुमा ली। नोरा की उंगलियों ने फोल्डर को और कस लिया। विवियन ने अपनी आवाज थोड़ी तेज की। तुम मेरी बात को सच साबित कर रहे हो। तुम अपने पर्सनल हर्ट को फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी से अलग नहीं कर पा रहे हो। जूलियन एक कंसर्न एक्सप्रेशन के साथ वापस आया, जो शायद पोर्ट्रेट्स में अच्छा लगता होगा। शायद मुझे डोनर से बात करनी चाहिए, उसने कहा, उन्हें रिएश्योर करने के लिए। विवियन मुस्कुराई। हाँ, ये समझदारी होगी। मैंने बॉलरूम के पास डोनर प्लेस डेस्क की तरफ देखा। व्हाइट टेबल क्लॉथ, गोल्डन पेन्स, टैबलेट और एक छोटा माइक, एक प्यारा सा स्टेशन जहाँ तारीफें अचानक सवालों में बदल जाती हैं। जूलियन ने उसकी तरफ विवियन के इशारे को फॉलो किया। उसे लगा कि उसे और तालियों की तरफ ले जाया जा रहा है। नोरा ने फोल्डर बंद कर दिया। उसे कोई आइडिया नहीं था है कि वो लोग क्या पूछने वाले हैं। नहीं, मैंने कहा, लेकिन उसके पास एक चमकदार पेन है, सुना है उससे मैथ्स में मदद मिलती है। विवियन उसे प्लेस डेस्क की तरफ ले गई। तालियां अब कागजी कार्रवाई में बदल चुकी थी और कागजी कार्रवाई उससे उतनी इम्प्रेस नहीं थी। डोनर प्लेस डेस्क दूर से बिल्कुल हानि रहित लग रहा था। व्हाइट टेबल क्लॉथ, गोल्डन पेन्स, क्रॉस फाउंडेशन के लोगो वाला एक टैबलेट, एक छोटा सा माइक, एक ऐसा सेटअप जो चैरिटी लेगेसी को दिखाता था और ये भी कहता था कि प्लीज ये मत पूछना कि पैसा कहाँ गया। जूलियन वहाँ पहुँचा, एक और दौर की तारीफों की उम्मीद में। विवियन ने एक हाथ उसकी पीठ पर रखा हुआ था। उसकी स्माइल डोनर से कह रही थी कि वो एक युवा लीडर को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। उसकी उंगलियां जूलियन के कंधों के बीच मुझे बता रही थी कि वो उसे खुद स्टीयर कर रही थी। मैं नोरा के साथ एक साइड पिलर के पास खड़ा रहा, इतना पास कि सुन सकूं और इतना दूर की इमोशनल इन्वॉल्वमेंट से इनकार कर सकूं। परिवार के साथ मेरी पसंदीदा दूरी। मिस्टर हेल्डन नाम के एक सीनियर डोनर सबसे पहले आगे आए। सिल्वर बाल, तीखी आंखें और इतने अमीर कि हर कोई उनके रूखेपन को फ्रेशिंग कहता था। कांग्रेचुलेशन यंग मैन, हेल्डन ने कहा। तुम्हारी माँ ने प्रॉमिस किया था कि ईस्ट साइड यूथ क्लिनिक को इस विंटर एयर ऑफिस के अंडर पूरा ऑपरेटिंग सपोर्ट मिलेगा। क्या तुम आज रात उसे रिअमर्फ करोगे? जूलियन मुस्कुराया। बेशक, क्रॉस फैमिली हमेशा अपने कमिटमेंट्स का सम्मान करती है। बढ़िया, खोखला और सेफ जवाब। तभी स्टाफ कोऑर्डिनेटर लीना अपनी छाती से एक क्लिपबोर्ड लगाए टेबल के पास आकर खड़ी हो गई। उसे डोनर्स के सामने बोलने की इजाजत नहीं थी और ये बात हर कोई जानता था। सर, उसने कहा, वारिस का ट्रांजिशन कंफर्म होने के साथ इस ओवरड्यू पेमेंट को पहले प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। क्लिनिक मेंटेनेंस, स्कॉलरशिप ट्रांसफर या डिलेड स्टाफ रिलीफ फंड। पूरा बॉलरूम फुसफुसाहटों में डूब गया। जूलियन ने क्लिपबोर्ड को देखा, फिर विवियन की तरफ। यही उसकी गलती थी। अज्ञानता को ठीक किया जा सकता है, लेकिन जवाब
जवाब देने से पहले विवियन की तरफ देखना पूरे कमरे को बता गया कि उसका कॉन्फिडेंस कहाँ टिकता था। विवियन धीरे से हंसी। लीना डियर, ये क्लैरिकल प्रेशर बनाने का समय नहीं है। लीना ने अपनी आंखें झुका ली। वेंडर्स ने आधी रात से पहले कंफर्मेशन मांगा है। मिस्टर हेल्डन ने मुस्कुराना बंद कर दिया। जूलियन ने माइक की तरफ हाथ बढ़ाया। स्वाभाविक रूप से सभी डिपार्टमेंट्स पर उचित ध्यान दिया जाएगा। किस डिपार्टमेंट पर सबसे पहले? लीना ने पूछा। उसकी उंगलियां माइक के स्टेम पर कस गईं। मैं उस पल को देख सकता था जब उसे एहसास हुआ कि स्पिन के साथ इस पार्ट के लिए कोई रटा रटाया स्क्रिप्ट नहीं मिला था। विवियन डेस्क के पार मेरी तरफ मुड़ी। रोवन, अगर तुमने स्टाफ को जूलियन के इस पहले पब्लिक मोमेंट को खराब करने के लिए कहा है तो प्लीज रुक जाओ। हर एक सिर मेरी तरफ घूम गया। ये विवियन की पसंदीदा चाल थी। जब भी रियलिटी सामने आती वो उसे मेरा नाम दे देती थी। मैंने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। मैंने किसी को नए वारिस से ये पूछने के लिए नहीं कहा कि उसने क्या एक्सेप्ट किया है। मैंने मान लिया था कि इस टाइटल के साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आता है। एक वेटर ने अपना चेहरा दीवार की तरफ घुमा लिया। नोरा का मुंह वैसे ही सपाट रहा, लेकिन मुझे उसकी हंसी की एक बहुत छोटी सी आवाज सुनाई दी। जूलियन का चेहरा लाल हो गया। मैं समझता हूँ कि ये तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन मैं जिम्मेदारी से नहीं डरता। अच्छा है, मैंने कहा। तो फिर किसी एक को चुनो। डोनर डेस्क पर सन्नाटा छा गया। हेल्डन ने लीना के क्लिपबोर्ड को देखा। क्या कोई अनपेड स्टाफ रिलीफ फंड बचा है? विवियन की आंखें तीखी हो गईं। यह बस टाइमिंग का इशू है। रोवन ने हमेशा छोटे मोटे डिलेज को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया है जब भी वो खुद को यूजफुल दिखाना चाहता है। इससे पहले कि मैं खुद को रोक पाता, ये बात मेरे जबड़े पर आकर लगी। यूजफुल सालों तक उसने मुझे मुश्किल कहा जब मैंने प्रॉब्लम्स को जल्दी पकड़ा। स्वार्थी कहा जब मैंने उन्हें छुपाने से मना किया। अनस्टेबल कहा जब मैंने कहा कि बॉलरूम के फूलों से पहले स्टाफ को पेमेंट मिलना चाहिए। और फिर जब मेरे प्राइवेट ऑथराइजेशन ने उसके पब्लिक प्रॉमिस को बचाया तो उसने इसे फैमिली यूनिटी का नाम दिया। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा करने से बात मेरे बारे में बन जाती। मैंने जूलियन की तरफ देखा। कोऑर्डिनेटर ने तुमसे एक सवाल पूछा है। तुमने इस सीट से जुड़ी हर एक जिम्मेदारी को स्वीकार किया है, कैमरों के सामने ऑन रिकॉर्ड। बहुत ही चमकदार मोमेंट था। मेरा सुझाव है कि जवाब देने के बाद इस पार्ट को एंजॉय करना। रिपोर्टर ने अपना फोन नीचे किया, स्क्रीन चेक की और फिर उसे एक बेहतर एंगल पर ऊपर उठा लिया। जूलियन ने अपना गला साफ किया। क्लिनिक, हम क्लिनिक को प्रायोरिटी देंगे। लीना ने एक बार सिर हिलाया। तो फिर स्टाफ रिलीफ फंड अभी भी डिलेड रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर स्कॉलरशिप्स डिले होंगी? नहीं, सबका सम्मान किया जाएगा। किस ऑथराइजेशन के साथ? उसने पूछा। जूलियन ने फिर से विवियन की तरफ देखा। खेल अब पूरी तरह सामने आ चुका था। पहला क्रैक छूटा, साफ और सरेआम। विवियन उसके और माइक के बीच में आ गई। ये कोई बजट रिव्यू नहीं है, ये एक फैमिली सेलिब्रेशन है। हेल्डन का चेहरा बदल गया। मुझे बताया गया था कि वारिस के ऑफिस ने कवरेज पक्का कर लिया है, हेल्डन ने कहा। विवियन फिर से बताया गया था कि वारिस के ऑफिस ने कवरेज बार भी आ गया। ये एक फैमिली सेलिब्रेशन है। विवियन उसके बार भी आ गया था कि तुमने कवरेज बार भी आ गया था। सॉफ्ट हो गई, कर लिया था। रोवन ने बस आज की रात को दर्द को पॉलिटिकल बनाने के लिए चुना है। कुछ मेहमानों ने सिर हिलाया। स्टाफ बिल्कुल थम सा गया। नोरा का फोल्डर उसकी बाह के नीचे कसकर दबा रहा। मैंने जूलियन की तरफ देखा। अगला वादे की गार में जूलियन की तरफ देखा। बिल आने से पहले तुम्हें उससे पूरी जानकारी मांग लेनी चाहिए। इससे पहले कि लीना कोई और सवाल पूछ पाती, विवियन उसे वहाँ से ले गई। उसके पीछे हेल्डन ने एक असिस्टेंट से क्लिनिक की प्लेस फाइल मंगवाने के लिए कहा। वह पहला डोनर था, आखिरी नहीं। पहला क्रैक दिखने पर भी विवियन पीछे नहीं हटी। वह इस लड़ाई को वेस्ट हॉल के पास बने प्रेस सेल को प्रेस कॉर्नर की तरफ ले गई, जहाँ रोशनी अच्छी थी और बैकड्रॉप पर क्रॉस क्रेस्ट बार बार रिपीट हो रहा था। उसने जूलियन को मुझसे एक कदम आगे खड़ा किया ताकि उसकी छाती पर लगा क्रेस्ट पिन हर एक कैमरा फ्लैश को कैप्चर कर सके। फिर वो रोई, ज्यादा तेज नहीं। विवियन कभी भी जहाँ पर फ्लैश को कैप्चर कर सके उन चीजों पर आंसू बर्बाद नहीं करती थी जो उसके कंट्रोल में न हो। उसने अपनी एक आंख पर सफेद रुमाल लगाया, रिपोर्टर्स के लिए थोड़ा रुकी और फिर रटे रटे दुख के साथ मुस्कुराई। प्लीज रोवन को ब्लेम मत कीजिए, उसने कहा। जिस जगह को आप अपना मान चुके हो उसे खोने के बाद एक अच्छा इंसान भी कड़वा बोल सकता है। वो फिर से वही कर रही थी, मुझे चीरते हुए मेरा बचाव करने का नाटक। आंट मैरी ने अपनी नेकलेस को छुआ। अंकल थॉर ने गंभीर निराशा के साथ सिर हिलाया। मेरे कजिन एवरेट ने इतनी तेज आवाज में फुसफुसाया कि विवियन की मदद हो सके और इतना धीरे कि वो मुकर सके। उसे बस इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जूलियन ने एक शालीन दुख के साथ अपना सिर झुका लिया। वो बहुत तेजी से सीख रहा था, जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक्टिंग। विवियन ने बात जारी रखी। कॉनराड इस परिवार में शांति चाहते थे, वो गरिमा चाहते थे। आज रात जूलियन ने दोनों दिखाई है। रिपोर्टर्स मेरे चेहरे को देख रहे थे। उन्हें गुस्सा चाहिए था, उससे बेहतर क्लिप्स बनती। मैंने उन्हें गुस्से के बजाय एक थकी हुई ईमानदारी दी। कॉनराड यह भी चाहते थे कि स्टाफ को टाइम पर सैलरी मिले, मैंने कहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो वाला हिस्सा थोड़ा कम सजावटी है। हॉलवे के पास खड़े स्टाफ मेंबर ने अपनी मुट्ठी में खांसा। नोरा ने अपनी आंखें विवियन पर टिकाए रखी। विवियन के आंसू बहुत जल्दी गायब हो गए। तुम्हारे सारे साथ से बनाओ लिए हमेशा सिर्फ पैसा ही मायने रखता है, उसने धीरे से कहा। हमेशा डॉक्यूमेंट्स, हमेशा शक, परिवार कोई वही खाता नहीं होता। रोवन, नहीं, मैंने कहा, लेकिन जिन वर्कर्स को पेमेंट नहीं मिला है वो वही खाता ही है। छोटी सी भीड़ में थोड़ी हलचल हुई। जूलियन एक नए कंसर्न एक्सप्रेशन के साथ बीच में आया। रोवन, मैं इमोशनली तुम्हारी जगह नहीं लेना चाहता। मैं सिर्फ वही संभालना चाहता हूँ जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूँ। क्रॉस बर्थ सर्टिफिकेट के आस पास भी पैदा न होने वाले इंसान के मुंह से ये बात सुनना काफी बोल्ड था। संभालने के लिए पैदा हुए से हो
मैंने पूछा। विवियन की आंखों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन जूलियन को तालियों का चस्का लग चुका था और उसे और चाहिए थी। हाँ, उसने कहा, इस परिवार को किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो लोगों को एकजुट कर सके, उन्हें बांटे नहीं। कुछ मेहमानों ने तारीफ में फुसफुसाहट की। मैंने सिर हिलाया। तो फिर वेंडर्स को उनके पेमेंट से एकजुट कर दो, शुरुआत वहीं से करो। उसकी स्माइल गायब होने लगी। विवियन रिश्तेदारों की तरफ मुड़ी। देख रहे कि एग्जाम में लगातार आपको ज्यादा करके आपको बनाने की है आप। अब भी वो उस बेटे का मजाक उड़ा रहा है जो इस घर को संभालने की कोशिश कर रहा है। एवरेट आगे आया। रोवन, अपने पिता की लेगेसी के लिए उनके साथ खड़े हो जाओ। जूलियन से हाथ मिलाओ। प्रेस को दिखाओ कि हम अभी भी एक परिवार हैं, अपने पिता की लेगेसी के लिए। मैंने कारपेट पर लगे फोटो मार्क टेप को देखा। विवियन चाहती थी कि मैं जूलियन के पास खड़ा रहूं, उसके कंधे पर हाथ रखूं और सुबह होने से पहले इस झूठ को अपनी मंजूरी दे दूं। नहीं, मैंने कहा। एवरेट देखता रह गया। नहीं, मैं कैमरों के लिए जूलियन के झूठ को नहीं अपनाऊंगा। मैं खुद को रिप्लेस किए जाने पर तालियां नहीं बजाऊंगा। और मैं इसे सिर्फ इसलिए घावों का भरना नहीं कहूंगा क्योंकि विवियन इसे बहुत प्यार से कह रही है। कमरे में इतनी शांति हो गई कि हमारे पीछे बज रहा म्यूजिक साफ सुनाई देने लगा। एक सेकंड के लिए विवियन के चेहरे पर कुछ असली दिखा दुखा था और मैं इसे जान दो रहा कि मास्क को इसका देखने को मिलती है, लेकिन काव के बाद आपको सांधी आ पता था और मैं इसे बहुत प्यार से कह रही है। और मैं इसे जान दो रहा कि आरे के कारण के पास करने के लिए, बहुत करने के लिए नहीं, बल्कि चिढ़। फिर वो दोबारा मुस्कुराई। बहुत बढ़िया। अगर रोवन को जूलियन की निष्ठा पर शक है तो हम इस शक को ही मिटा देते हैं। नोरा का सिर ऊपर उठा। विवियन ने रिपोर्टर्स की तरफ मुंह किया। जूलियन आज रात डोनर्स, स्टाफ और फैमिली के सामने वारिस की एक्सेप्टेंस रिकॉर्ड पर साइन करेगा। कोई ये न कह सके कि वो जिम्मेदारी से डरता है। जूलियन की आंखें बस थोड़ी सी फैली, लेकिन मैंने उसे देख लिया। वो इंटरव्यूज और तालियों की उम्मीद कर रहा था। गवाहों के सामने कागजे कार्रवाई की नहीं। विवियन ने उसकी बात दबाई। करोगे ना डियर? कैमरे उसी पर थे। जूलियन एक सेकंड की देरी से मुस्कुराया। बेशक, मैं तैयार हूँ। विवियन ने अपनी आंखों में एक शांत जीत के साथ मेरी तरफ देखा। यही उसकी प्रॉब्लम थी। उसे लगा कि सिग्नेचर से ये साबित हो गया कि जूलियन बहादुर है। मैं जानता था कि इससे सिर्फ ये साबित हुआ कि वो फंस चुका है। वारिस की साबित हुआ कि बहादुर की वारिस की तरफ से लगा था। एक्सेप्टेंस टेबल को एक ऐसी सेरेमनी के लिए सजाया गया था जो एक गलत फैसले को भी ऑफिशियल लुक दे दे। व्हाइट क्लॉथ, गोल्ड, एज डॉक्यूमेंट्स, 2 फाउंटेन पेन्स, एक माइक और पीछे क्रॉस क्रेस्ट। मेरे पिता के ऑफिस की एक नक्काशीदार कुर्सी सेंटर में रखी थी। वह कुर्सी भारी, भद्दी और अनकंफर्टेबल थी। मेरे पिता कहा करते थे कि ये कुर्सी वारिसों को होश में रखती है। जूलियन उस पर बैठा और बेहद खुश दिखा। उसकी छाती पर क्रेस्ट पिन चमक रहा था। कैमरा फ्लैश चमकने लगे। विवियन दोनों हाथ बांधे उसके पीछे खड़ी थी, पूरी तरह पब्लिक मोड में एक प्राउड मदर। मैं नोरा के साथ पहली रो के पास रुका रहा। स्टाफ साइड की दीवार के पास इकट्ठा हो गया था। डोनर्स अलग अलग ग्रुप्स में खड़े थे। रिपोर्टर्स ने अपने फोन उठाए हुए एक आधा घेरा बना लिया था। विवियन ने कमरे में अपनी वही सॉफ्ट स्टेज वॉइस दी। आज रात जूलियन न सिर्फ सम्मान बल्कि सेवा को स्वीकार कर रहा है। जूलियन माइक की तरफ झुका। मैं क्रॉस नाम के तहत आने वाले हर एक इंसान की रक्षा करूंगा। यह लाइन अच्छी बैठी। कई मेहमानों ने तालियां बजाई। नोरा की आंखें मेरी तरफ घूमी। मैंने बुदबुदाया। यह सुनने में काफी महंगा लगा। उसने जल्दी से नीचे देखा, लेकिन उसके कंधे एक बार हिले। विवियन ने जूलियन के सामने पहला डॉक्यूमेंट रखा। पब्लिक एयर रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर क्या तुम इस सीट को सौंपी गई प्रतिबद्धताओं की पुष्टि करते हो? मैं करता हूँ, उसने कहा। बोर्ड सेक्रेटरी मिसेस पेल ने माइक की तरफ हाथ बढ़ाया। उन्होंने मेरे पिता के लिए 19 साल काम किया था। विवियन उन्हें सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करती थी क्योंकि उन्हें नौकरी से निकालने पर सवाल खड़े होते हैं। जाते रिकॉर्ड के लिए मिसेस पेल ने कहा। हस्ताक्षर से पहले स्टाफ की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन मांगा गया है। विवियन का सिर धीरे से घूमा। मिसेस पेल ने अपने चश्मे को ठीक किया। मिस वेल ने वॉरिस के ऑफिस से जुड़े डिलेड पेमेंट्स और बेनिफिशियरी ऑब्लिगेशंस के संबंध में एक शांतिक सोचाती है। प्रायोरिटी लिस्ट सबमिट की है। नोरा आगे बढ़ी। दीवार के पास खड़ा हर एक स्टाफ मेंबर जैसे एकदम सीधा तन गया। विवियन फीकी मुस्कान के साथ मुस्कुराई। नोरा, यह सिर्फ एक सेरेमोनियल एक्नॉलेजमेंट है। नोरा ने डॉक्यूमेंट को देखा और फिर जूलियन को। डॉक्यूमेंट कहता है पब्लिक एयर रिप्रेजेंटेटिव। यह इस ऑफिस से जुड़ी बकाया देनदारियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिस्ट करता है। जूलियन का बनाली या की केथाए कि नोरा ने दूरी केथाए कैसे आती है। जूलियन का सेरेमोनियल एनीवन से जुड़ी बकाया करने की केथाए। हाथ पेन के ऊपर ही रुक गया। नोरा ने पूछा कि अगर आज रात फंड्स कम पड़ जाते हैं तो किस डिपार्टमेंट के डिलेड वर्कर्स को पहले पेमेंट मिलना चाहिए? स्टाफ का शेड्यूल्ड पैरोल, क्लिनिक मेंटेनेंस क्रू या स्कॉलरशिप प्रोसेसिंग क्लर्क्स? उसके बाद छाए सन्नाटे ने किसी भी स्पीच से ज्यादा बड़ा काम कर दिया। जूलियन ने अपनी पलकें झपकाई। यकीनन सभी स्टाफ को बराबर वैल्यू दी जाती है। ये कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, नोरा ने कहा। विवियन आगे बढ़ी। नए वारिस को इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल में फंसाना अपमानजनक है। पैरोल कोई मामूली बारीकी नहीं है, नोरा ने कहा। कुछ डोनर्स एक दूसरे की तरफ मुड़े। एक रिपोर्टर फुसफुसाया, उसे रिकॉर्ड करो। जूलियन ने फिर कोशिश की। हम मेन फाइनेंस डिपार्टमेंट से शुरुआत करेंगे। नोरा थोड़ा रुकी। इस नाम से कोई मेन फाइनेंस डिपार्टमेंट है ही नहीं। शब्द बिल्कुल सपाट और साफ बैठे। जूलियन की उंगलियां कोशिश के लिए दिल की में खुल नहीं ला गए और उसे साथ को देने की तरफ राश में लेगा। पेन पर कस गई। उसकी स्माइल और छोटी हो गई। मैं असली जवाब जानता था। पहले स्टाफ पेरोल, दूसरे नंबर पर क्लिनिक का इमरजेंसी पार्शियल रिलीज और आधी रात से पहले नोटिस के साथ स्कॉलरशिप ट्रांसफर्स। मैं इसलिए जानता था क्योंकि मैं वही काम कर रहा था जिसे विवियन अनस्टेबिलिटी कहती थी। जूलियन ने कुर्सी को स्वीकार कर लिया था।
इसलिए मैंने अपना मुंह बंद रखा। विवियन ने एक इशारा मेरी तरफ किया। यह सब रोवन का किया धरा है। वो स्टाफ की लॉयल्टी का इस्तेमाल जूलियन को अनप्रिपेयर्ड दिखाने के लिए कर रहा है। मैंने अपनी भौं उठाई। वो अनप्रिपेयर्ड है, मैं तो कोई समन ही कर रहा है। मैंने एक आज तक बार को एक साथी जा रहा है। विवियन को मिलता है किसी बार को मिलनी है कि मैंने कहा किया है, बस पास में खड़ा हूँ। पीछे से किसी ने एक छोटी सी आवाज निकाली। पूरी तरह हंसी तो नहीं थी, लेकिन विवियन को चिढ़ाने के लिए काफी थी। जूलियन मेरी तरफ मुड़ा। तुम चाहते हो कि मैं फेल हो जाऊँ? नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम समझो कि तुमने क्या एक्सेप्ट किया है। फेल होना तो वो ऑप्शनल पार्ट है जिसे तुम बार बार खुद चुन रहे हो। गलियारे के पास खड़े मिस्टर हेल्डन ने कहा, मिसेज क्रॉस, अगर ये ऑब्लिगेशन अभी तक अनसुलझे हैं, तो वारिस के ऑफिस को पूरी तरह तैयार क्यों दिखाया गया था? विवियन उन्हें देखकर मुस्कुराई, क्योंकि जब लोग अच्छे भरोसे के साथ काम करते हैं तो इन्हें मैनेज किया जा सकता है। जूलियन ने डॉक्यूमेंट को देखा। क्या मैं साइन करने से पहले डिटेल्स रिव्यू कर सकता हूँ? विवियन का हाथ उसके कंधे पर आ गया। उसका दबाव साफ दिख रहा था। बेशक, उसने वार्म टोन में कहा, लेकिन परिवार को आज रात एक निश्चितता की जरूरत है। जूलियन ने थूक गटका। कैमरे उसी पर टिके रहे। उसने पेन उठाया। उसका हाथ ने लाव कर उनको उस तराने के लिए बोल दी कि आवार एक साथ बार रखती है। आज रात उसको आज में केन उठाया। बस एक बार हल्का सा कांपा। उसने साइन कर दिए। मिसेज पेल ने डॉक्यूमेंट पर स्टैंप लगाया और एक कॉपी को एयर एक्सेप्टेंस रिकॉर्ड में सरका दिया। वह स्टैंप बहुत छोटा सा लगा। विवियन ने सबसे पहले ताली बजाना शुरू किया। रिश्तेदार भी शामिल हो गए। डोनर्स थोड़ा हिचकिचाए, फिर वो भी साथ हो लिए, क्योंकि कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि उन्होंने कुछ गड़बड़ नोटिस की है, लेकिन वो नोटिस कर चुके थे। मेरे पुराने क्लासमेट्स ने मुस्कुराना बंद कर दिया था। स्टाफ फुसफुसा रहा था। रिपोर्टर्स अपनी फुटेज चेक कर रहे थे। रात की शुरुआत में जूलियन ने उस कुर्सी का इस्तेमाल अपने स्टेटस के सबूत के तौर पर किया था। अब वो कुर्सी और भारी लग रही थी। जूलियन के साइन करने के बाद विवियन ने सबको वापस शैंपेन की तरफ ले जाने की कोशिश की। अब विवियन ने कहा से बात तो मरे स्टेटस के तौर पर किया था, लेकिन डोनर रिसेप्शन का माहौल अब बदल चुका था। लोग अब ग्रुप्स में घूम रहे थे। डोनर्स अपने असिस्टेंट से फाइल्स मांग रहे थे। रिपोर्टर्स नामों को कंपेयर कर रहे थे। सर्विस हॉलवे के पास स्टाफ दबी आवाज में बात कर रहा था। जूलियन एक्सेप्टेंस टेबल में बाहर में को लेकर कोई बात कर रहे थे के पास खड़ा था और बार बार अपने क्रस्ट पिन को छू रहा था। मिस्टर हेल्डन चिल्ड्रंस क्लिनिक बोर्ड की मायरा साय के साथ दोबारा पास आए। मायरा के पास एक टैबलेट था जिस पर विंटर क्लिनिक प्लेस दिख रहा था। जूलियन, मायरा ने साय कहा, तुम्हारी माँ ने पिछली तिमाही में अनाउंस किया था कि क्रॉस एयर ऑफिस पहली बर्फबारी से पहले यूथ क्लिनिक के हीटिंग अपग्रेड की गारंटी देगा। क्या तुम कंफर्म कर सकते हो कि इसे कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है? जूलियन राहत के साथ चहक उठा। एक क्लिनिक का नाम सुनना पैरोल से ज्यादा आसान था। क्रॉस फैमिली युवाओं की वेलनेस के लिए पूरी तरह कमिटेड है, उसने कहा। मायरा वेट करती रही, और कम्युनिटी फ्यूचर्स के लिए भी। उसने कहा कि ऐसा किस तरह के बारे का भारत रहा है। आगे जोड़ा, वो अभी भी वेट कर रही थी, और गरिमा के लिए भी। उसने खत्म किया। ब्रोशर के 3 शब्द, लेकिन कोई जवाब नहीं। मायरा ने विवियन की तरफ देखा। विवियन ने बीच में आकर बात संभाली। ये क्लिनिक हमारे लिए बहुत प्यारा है। रोवन हमेशा से उस प्रोग्राम को लेकर काफी इमोशनल रहा है। मैंने अपने हाथ बांध लिए। जिन बच्चों को हीटिंग की जरूरत हो, उन्हें देखकर कोई भी इमोशनल हो जाएगा। अब कुछ डोनर्स ने मेरी तरफ देखा, तरस से नहीं बल्कि इंटरेस्ट के साथ। लीना हॉलवे से बाहर आई। उसके पीछे किचन सुपरवाइजर टॉमस था। उसने अभी भी अपना एप्रन पहना हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वो डेजर्ट टेबल के नीचे छुपने के लिए तैयार हो। मिसेज क्रॉस, लीना ने कहा, वेंडर्स के कॉल्स लगातार आ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्या पिछला ब्रिज ऑथराइजेशन अभी भी लागू है। विवियन की स्माइल वैसी ही जमी रही। हम इसे हैंडल कर रहे हैं। टॉमस ने खुद को रोकने से पहले मेरी तरफ देखा, बस एक छोटी सी नजर, लेकिन कमरे ने उसे पकड़ लिया। फिर एक और स्टाफ मेंबर ने मेरी तरफ देखा, फिर मिसेस पेल ने, और फिर नोरा ने। कोई ड्रामेबाजी नहीं थी। वो बस उस इंसान को चेक कर रहे थे जिसने पहले सच में उनके सवालों के जवाब दिए थे। जूलियन ने यह देख लिया। उसका चेहरा बदल गया। डॉक्यूमेंट से ज्यादा इस बात ने उसके घमंड को चोट पहुँचाई थी। वो आगे बढ़ा। आप मुझसे बात कर सकते हैं। अब मैं वारिस हूँ। टॉमस ने थूक गटका। जी सर, तो फिर मुझसे पूछिए। टॉमस ने अपने हाथों की तरफ नीचे देखा। क्या हम क्लीनिंग क्रू को बता दें कि उनकी बकाया सैलरी कल कवर हो जाएगी? जूलियन ने अपना मुंह खोला। विवियन ने बीच में ही टोक दिया, ये हमारा इंटरनल मामला है। टेबल के पास खड़े एक डोनर ने कहा, अगर प्लेस पैकेट में एयर ऑफिस का नाम था तो ये इंटरनल नहीं रह जाता। गवाहों का घेरा ठीक उसी जगह और बड़ा हो गया। कोई जज नहीं, कोई कोर्ट रूम नहीं, बस एक बॉल रूम। ये एहसास कराते हुए कि उस खूबसूरत स्पीच के पीछे एक बैकरूम का काला सच भी था। मेरा कजिन एवरेट अचानक दोस्ताना अंदाज में मेरी कोहनी के पास आ गया। रोवन, उसने धीरे से कहा, शायद तुम नाम की खातिर इसे चुपचाप सुलझा सकते हो। मैंने उसकी तरफ देखा। तुमने 1 घंटे तक मुझसे नजरें चुराई। उसका चेहरा लाल हो गया। वो मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। वो सिर्फ 3 फीट की दूरी थी। वो चुप हो गया। आंट मैरी ने अगली कोशिश की। तुम्हारे पिता कभी नहीं चाहते कि कोई पब्लिक स्कैंडल हो। मेरे पिता फूलों का ऑर्डर देने से पहले लोगों को पेमेंट करते थे। मैंने कहा, अगर आप उनका सम्मान करना चाहती है तो शुरुआत वहीं से कीजिए। नोरा मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसका फोल्डर खुला था। अगर उस रेस्ट्रिक्टेड ब्रिज को न छुआ जाए तो स्टाफ का शेड्यूल पेरोल सेफ रह सकता है। विवियन की आंखें उस पर तन गईं। वह तुम्हारे डिस्कस करने की चीज नहीं है। यह स्टाफ की सैलरी से जुड़ा मामला है। नोरा ने कहा, यह फैमिली ट्रस्ट का सेफ फी बहुत कम निकल दिया है। मामला है, विवियन ने जवाब दिया। नहीं, मैंने कहा, यह उन लोगों का मामला है जो आज रात काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं
कि उन्हें इसके पैसे मिलेंगे। दीवार के पास खड़ा स्टाफ बिल्कुल शांत हो गया। मैं नोरा की तरफ मुड़ा। पैरोल के उस सेफगार्ड को वहीं रहने दो। विवियन के इस फोटो के बाद सादा के लिए आते की तरफ मुड़ा के लिए बात करने के लिए कह रहे था कि खर्चों को कवर करने के लिए कुछ भी रिलीज मत करना। जिन वेंडर्स के पास कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उन्हें आधी रात तक नोटिस मिल जाना चाहिए। क्लिनिक मेंटेनेंस को इमरजेंसी फंड से आंशिक भुगतान मिल जाएगा, बशर्ते वो कर्मचारियों की सैलरी को न छुए। नोरा ने सिर हिलाया। जूलियन एकटक देखता रहा। तुम निर्देश नहीं दे सकते। मैंने वारिस के तौर पर साइन किए हैं। ये सच है, मैंने कहा। तुमने सार्वजनिक जिम्मेदारी के लिए साइन किए हैं। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और मैंने उसकी छाती पर लगे क्रेस्ट पिन को देखा। मेरे पास दूसरी चाबियां हैं। विवियन ने तेजी से बात संभाली। रोहन को अजीब धमकियां देना पसंद है। इससे उसे लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब उसकी आवाज में एक तीखापन था। नोरा ने फोल्डर बंद कर दिया। विवियन ने उसे उसी मुस्कान के साथ देखा जिसका इस्तेमाल वो उन लोगों पर करती थी, जिन्हें वो उसे मुस्कान के साथ देखा जिसका इस्तेमाल वो के लिए पढ़े, और उसे अपने साथ देखा जिसका रास्ते से हटाने का प्लान बनाती थी। नोरा, विवियन ने धीरे से कहा, आज रात के बाद हमें इस बात का रिव्यू करना चाहिए कि क्या तुम्हारे डिपार्टमेंट ने इस कंफ्यूजन को बढ़ावा दिया है। स्टाफ के एक मेंबर ने ठंडी सांस ली। जब विवियन सच का सामना नहीं कर पाती थी तो वो रिकॉर्ड रखने वाले इंसान को ही धमकाने लगती थी। मैंने नोरा के आगे आधा कदम बढ़ाया। विवियन की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसे अपना अगला टारगेट मिल चुका था। विवियन ने नोरा को तोड़ने की कोशिश करने के लिए तब तक इंतजार किया जब तक कि स्टाफ से आ गया। कोऑर्डिनेशन हॉलवे के पास मेहमानों की भीड़ कम नहीं हो गई। उसे गवाह पसंद थे, लेकिन सिर्फ सही मात्रा में, इतने की दबाव बनाया जा सके, इतने नहीं कि उसकी पोल खुल जाए। ये हॉलवे बॉलरूम को सर्विस ऑफिस से जोड़ता था। फोल्डिंग टेबल्स पर एक्स्ट्रा प्लेस कार्ड्स, वेंडर के लिफाफे, पानी की बोतलें और एक लैपटॉप रखा था जिस पर पेरोल डैशबोर्ड मिनिमाइज्ड था। स्टाफ अंदर बाहर आ रहा था, ये नाटक करते हुए कि वे सुन नहीं रहे हैं, लेकिन वे सुन रहे थे। विवियन अपने साथ जूलियन और पीछे दो रिश्तेदारों को लेकर अंदर आई। मैं फोल्डिंग टेबल के पास खड़ा था। नोरा दोनों हाथों में फोल्डर लिए विवियन के सामने खड़ी थी। नोरा, विवियन ने वार्म और दुखी आवाज में कहा, तुम एक अच्छी एम्प्लॉय हो। मैं जानती हूँ कि जब रोवन को लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है तो वो लोगों को प्रभावित कर लेता है। नोरा ने कुछ नहीं कहा। विवियन ने अपने दिल पर हाथ रखा। मैं चाहती हूँ कि तुम उस गलतफहमी को ठीक करो जो तुमने पैदा की है। वो डिलेज बस एक क्लैरिकल कंफ्यूजन थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। नोरा ने दस्ताओगे बात बनाने, लेकिन नोरा ने दस्ताओगे तुम उस गलतफहमी को दे रहा है। नीचे फोल्डर की तरफ देखा, फिर वापस ऊपर। नहीं। स्टाफ हॉलवे में हलचल थम गई। खाली गिलासों की ट्रे लिए एक वेटर वहीं जम गया। लीना ने नोरा से विवियन की तरफ देखा। मिसेस पेल दरवाजे पर दिखाई दी और वहाँ से पीछे नहीं हटी। विवियन ने एक बार पलकें झपकाई। क्या कहा? वो डिलेज कोई क्लैरिकल कंफ्यूजन नहीं थे, नोरा ने कहा। सार्वजनिक वादे किए जाने के बाद वे ऑथराइजेशन में किए गए डिलेज थे। स्टाफ को उन टाइमिंग प्रॉब्लम्स के लिए ब्लेम किया गया जो उन्होंने पैदा ही नहीं किया गया थी। जूलियन थोड़ा हिला। क्रेस्पिन ने हॉलवे की लाइट को रिफ्लेक्ट किया। पोछे वाले कबाड़ खाने मॉप क्लोजेट के पास वो पेन थोड़ा कम इम्प्रेसिव लग रहा था। विवियन की आवाज अभी भी कोमल थी। तुम थक गई हो। रोवन ने तुम्हें एक मुश्किल स्थिति में डाल दिया है। नहीं, नोरा ने कहा। रोवन ने उन गड्ढों को भरा जो होने ही नहीं चाहिए थे। उसने उन क्लर्कों का बचाव किया जिन्हें ब्लेम किया गया था। उसने स्टाफ करके क्या जाना है से अपनी तारीफ करवाए बिना एक से ज्यादा बार उनकी सैलरी को प्रोटेक्ट किया है। इससे पहले कि मैं कोई मजाक कर पाता, मेरा गला भर आया। विवियन ने स्टाफ को नोरा की तरफ देखते हुए देख लिया था। उसने उन लोगों को देखा जो सालों से शांत थे, लेकिन आज किसी को इतनी तेज आवाज में सच बोलते हुए सुन रहे थे। नोरा, विवियन ने कहा, बहुत संभल कर बोलो। फैमिली ट्रस्ट कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे स्टाफ चैलेंज करे। नोरा ने फोल्डर खोला और एक सिंगल पेज निकाला। मैं फैमिली ट्रस्ट को चैलेंज नहीं कर रही हूँ, मैं रिकॉर्ड्स में हेयर फेयर करने से मना कर रही हूँ। वो पेज बस एक पेमेंट टाइमलाइन थी जिसमें डेट्स, नाम और ऑथराइजेशन मार्क्स थे। उस हॉलवे में उस कागज का वजन विवियन की पूरी स्पीच से ज्यादा था। जूलियन आगे बढ़ा। तुम इसे कॉन्फिडेंशियल मटेरियल्स दिखा रही हो। नोरा ने उसकी तरफ देखा। मिस्टर क्रॉस के पास पहले से ही स्टाफ प्रोटेक्शन शेड्यूल्स को रिव्यू करने की अथॉरिटी से ज्यादा थी। मिस्टर क्रॉस सुनकर जूलियन का जबड़ा भिंच गया। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि जब उसने खुद पिन पहना हुआ है तब अथॉरिटी के साथ मेरा नाम जोड़ा जाए। विवियन ने इसे नोटिस किया और इसका इस्तेमाल किया। जूलियन, देख रहे हो तुम कि ये लोग उससे कैसे चिपके हुए हैं। रोवन हमेशा से कमजोर लोगों को ये एहसास कराने में माहिर रहा है कि वे उसके करदार हैं। नोरा का चेहरा सपाट रहा, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। मैं उसके सामने आ गया। संभल कर विवियन, मैंने कहा, तुम अपने ही स्टाफ पर इतना कमजोर होने का आरोप लगाने जा रही हो कि वे सच भी नहीं बोल सकते। विवियन ने मुझे एक घायल नजरों से देखा। मैं एक हॉलवे में उनकी नौकरियों को धमकाकर उन्हें तुमसे प्रोटेक्ट कर रही हूँ। एक सर्विस वर्कर ने अपनी ट्रे टेबल पर नीचे रख दी। उस छोटी सी मेटल की आवाज ने सबका ध्यान खींच लिया। वह डरा हुआ दिखा, फिर गुस्से में, और फिर उसने फर्श की तरफ नीचे देख लिया। जूलियन स्टाफ की तरफ मुड़ा। किसी को कोई धमकी नहीं दी जा रही है, हमें बस लॉयल्टी चाहिए। सैलरी के प्रति वफादारी या भाषणों के प्रति वफादारी? मैंने पूछा। उसका चेहरा लाल हो गया। नोरा ने टाइमलाइन को फोल्डिंग टेबल पर रख दिया। स्टाफ के सेफगार्ड्स अपनी जगह रहने चाहिए। उसने मुझसे कहा, अगर आप उन्हें बचाए रखना चाहते हैं तो मैं पेरोल प्रोटेक्शंस को वारिस के ऑफिस के इस विवाद से अलग रख सकती हूँ। ये असली टेस्ट था। विवियन को उम्मीद थी कि मैं नोरा को एक ढाल के रूप में इस्तेमाल करूंगा, फोल्डर को हवा में लहराऊंगा और स्टाफ के प्राइवेट रिकॉर्ड्स को सरेआम कीचड़ में घसीटने का रिस्क लूंगा। मैं ऐसा करना चाहता था। इसके बजाय मैंने लीना, टॉमस, मिसेज पेल और हॉलवे में खड़े वर्कर्स की तरफ देखा। आज रात इस लड़ाई में स्टाफ का कोई भी रिकॉर्ड नहीं घसीटा जाएगा। मैंने कहा, पेरोल प्रोटेक्टेड रहेगा।
मिलेगा। वेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स को प्रायोरिटी के हिसाब से हैंडल किया जाएगा। नोरा से की गए दिन के ताम लेगा। विवियन के फैसलों का ब्लेम अपने सिर नहीं लेगी। नोरा के कंधे 1 इंच नीचे हुए, उसे राहत मिली। विवियन ने यह देखा और उसे इससे नफरत हुई। तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम अभी भी यहाँ के हिस्से हो, उसने कहा। मुझे उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ का हिस्सा होने की जरूरत नहीं है, जिन्हें तुम ऐसे ट्रीट करती हो जैसे वे मायने ही नहीं रखते। हॉलवे ने सबसे पहले रिएक्ट किया। स्टाफ मेंबर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक ने छोटा सा लेकिन साफ दिखने वाला सिर हिलाया। जूलियन मुझे और फिर नोरा को एकटक देखता रहा। उसकी जलन में भी मैं से कामवीरा देखा। उसके चेहरे पर साफ लिखी थी। उसे इस बात से नफरत थी कि एक शांत अकाउंटेंट मुझ पर उस कमरे से ज्यादा भरोसा करती थी जितना कमरे ने उस पर किया था। विवियन का मुखौटा टूटा तो नहीं, लेकिन फिसल गया। उसकी आवाज धीमी हो गई। नोरा, गाला के बाद तुम्हारे एक्सेस का रिव्यू किया जाएगा। मैंने विवियन की तरफ देखा। इसे रिकॉर्ड पर ट्राई करके देखो। विवियन मुस्कुराई। शायद मैं करूंगी। तब मैं जान गया कि अगला हमला पैसों को लेकर नहीं होगा। वह मुझे सिर्फ इसलिए डेंजरस दिखाने के बारे में होगा क्योंकि मैं किसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। विवियन का काउंटर अटैक 12 मिनट बाद बॉलरूम की एक स्क्रीन पर सामने आया। उसने इसे हमला नहीं बल्कि ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता का नाम दिया। स्टाफ हॉलवे खाली होकर वापस मेन रिसेप्शन में बदल चुका था। विवियन सबको डोनर स्टेज के पास लगी प्रेजेंटेशन स्क्रीन की तरफ ले गई। जूलियन उसके बगल में खड़ा था। उसका क्रेस्ट पिन सीधा था और चेहरा तनाव में था। नोरा मेरे साथ आगे खड़ी थी, पीली पड़ी हुई लेकिन स्थिर। रिपोर्टर्स ने फिर से कैमरे उठा लिए। विवियन ने दोनों हाथों में एक टैबलेट पकड़ा हुआ था। मैं ये सब सरेआम नहीं करना चाहती थी, उसने कहा, जिसका सीधा मतलब था कि वह बिल्कुल इसे सरेआम ही करना चाहती थी। लेकिन मैं स्टाफ को इस परिवार के खिलाफ रोवन की पर्सनल जंग में डरने, मैनिपुलेट होने या इस्तेमाल होने की इजाजत नहीं दूंगी। भीड़ मेरी तरफ मुड़ गई। वो पुराना ठप्पा वापस लौट आया। वो अनचाहा बेटा, वो अनस्टेबल लड़का, वह कड़वा इंसान जो रिप्लेस किए जाने को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। विवियन ने टैबलेट पर टैप किया। स्क्रीन पर स्टाफ हॉलवे की सिक्योरिटी फुटेज चलने लगी। कोई आवाज नहीं थी, एडिटेड क्लिप्स थी। मैं नोरा के फोल्डर के पास खड़ा था। नोरा मेरे पास आ रही थी। मेरा हाथ फोल्डर को छू रहा था जब उसने इसे पहले मुझे थमाया था। बाद में विवियन के बोलते समय मेरा उसके सामने आना सब कट कट करके दिखाया गया। कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था, बस इतना काफी था कि अगर आप पहले से ही मुझे क्रूर मानना चाहते हैं तो आप इसे मेरा दबाव बनाना पड़ सके। विवियन की आवाज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कांपी। मुझे इसी बात का डर था। रोवन अपने पिता के पुराने पेपर्स और प्राइवेट इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल एम्प्लॉइज पर दबाव बनाने के लिए कर रहा है ताकि वो जूलियन के जायज हक को सबोटाज कर सके। नोरा की आंखें सिकुड़ गयी। जूलियन आगे राजने पेपर्स और प्राइवेट इन्फ्लुएंस, जूलियन आगे पीछे दे बड़ा और बहुत ज्यादा उतावलेपन के साथ अपना हिस्सा जोड़ा। उसने मुझे शर्मिंदा करने के लिए फाउंडेशन की झूठी चिंताएं खड़ी की। उसने स्टाफ से मटेरियल्स चुराए और उनका इस्तेमाल पैनिक क्रिएट करने के लिए किया। यह एक गलती थी, इसलिए नहीं कि ये झूठ था। झूठ ने इस परिवार को कभी ज्यादा नहीं रोका था। ये एक गलती इसलिए थी क्योंकि उसने इस आरोप पर अपना नाम लगा दिया था। मैंने उसकी तरफ देखा। चुराए? उसने अपनी ठुड्डी उठाई। हाँ, मनगढ़ंत माइक ने दोनों जवाबों को पकड़ लिया। बढ़िया। इससे पहले कि वह इस पर ध्यान देता, विवियन ने बात जारी रखी। नोरा डियर, अगर रोवन ने तुम पर दबाव डाला है तो अभी कह दो। अगर तुम ये मान लेती हो कि उसने तुम्हारा इस्तेमाल किया है तो बोर्ड तुम्हें एक साथी, एकम्प्लिश के बजाय एक डरी हुई एम्प्लॉय की तरह ट्रीट कर सकता है। नोरा का चेहरा स्थिर हो गया। एक शब्द ने हवा का रुख बदल दिया। साथी, स्टाफ ने इसे सुना, डोनर्स ने इसे सुना। नोरा ने सुना कि तुम्हारा स्थिर हो गया कि स्टेन करतों में साथी। उसकी नौकरी, उसकी रेपुटेशन और उसका नाम उस जाल की तरफ घसीटा जा रहा है जिसे विवियन ने बुना था। हर किसी ने उस ऑफर को सुना, हर किसी ने उसके अंदर की धमकी को महसूस किया, लेकिन कमरे में अभी भी शक मंडरा रहा था। मैंने इसे मेरी तरफ घूमते फोन, पीछे हटते रिश्तेदारों, इंतजार करते डोनर्स और गुस्से के बजाय डरे हुए दिखते स्टाफ में देखा। विवियन ने आरोप को बहुत अच्छे से चुना था। ये उस रोल से मैच खाता था जो उसने पूरी रात मेरे लिए तैयार किया था। वह अनस्टेबल, कंट्रोलिंग लड़का जो सिर्फ इसलिए स्टाफ का इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि उसने अपनी चमकदार कुर्सी खो दी। एक कड़े सेकंड के लिए मैं हर एक फाइल को खोलकर उसकी पब्लिक इमेज को तबाह कर देना चाहता था, लेकिन उन रिकॉर्ड्स में स्टाफ के नाम, पेरोल नोट्स और प्राइवेट हार्डशिप रिक्वेस्ट शामिल थी। विवियन जानती थी कि अगर मैंने सब कुछ बहुत जल्दी एक्सपोज कर दिया तो वह दावा कर देगी कि मैंने वर्कर्स को सरेआम शर्मिंदा किया है। नोरा फुसफुसाई। रोवन। फोल्डर पर उसकी उंगलियों के जोड़तन गए थे। मैंने स्क्रीन को देखा, फिर विवियन को, फिर जूलियन को। तुमने ऑडियो एडिट करके हटा दिया, मैंने कहा। विवियन की आंखें आंसुओं से भर गईं, क्योंकि ये विजुअल्स ही काफी पेनफुल हैं, सुविधाजनक है। जूलियन ने मेरी तरफ इशारा किया। अगर तुम्हारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो इसे साबित करो। मैं लगभग मुस्कुरा दिया। नहीं, मैंने कहा। कमरे में हलचल हुई। विवियन का चेहरा जीत की खुशी से चमक उठा। मैंने बात जारी रखी। मैं एक बॉलरूम में सिर्फ इसलिए स्टाफ के अंदर रिडक्टेड रिकॉर्ड्स का ढेर नहीं लगाऊंगा क्योंकि तुमने यहाँ एक क्लिप शो ऑर्गेनाइज किया है। मैं वर्कर्स की मजबूरी के नोट्स को गॉसिप नहीं बनने दूंगा। नोरा की आंखें मेरी तरफ घूमी। सर्विस की ओर में नोट्स का जान दिया है। 2 पैर दूरी बार रहे हैं। डोर के पास खड़ा स्टाफ और ध्यान से सुनने लगा। तो हम ये करेंगे इमरजेंसी डोनर बोर्ड रिव्यू, अभी और ऑन रिकॉर्ड। विवियन अपना आरोप पेश करे। जूलियन उस पर वारिस के तौर पर साइन करे अगर वो इस पर विश्वास करता है। नोरा के रिकॉर्ड्स का रिव्यू स्टाफ की प्राइवेसी के तहत किया जाए। और चूंकि जूलियन ने इस सीट से जुड़ी हर एक जिम्मेदारी को स्वीकार किया है, इसलिए इस रिव्यू में वो देनदारियां भी शामिल होंगी। विवियन की मुस्कान सिर्फ एक पल के लिए डगमगाई, लेकिन कई लोगों ने इसे देख लिया। मिस्टर हेल्डन आगे बढ़े। यह रीजनेबल है। मायरा ने सिर हिलाया।
अगर स्टाफ के पेमेंट को लेकर सवाल है तो मैं चाहती हूँ कि उनका रिव्यू हो, एक बोर्ड मेंबर ने कहा। और इस एडिटेड फुटेज को ओरिजिनल ऑडियो के साथ प्रिजर्व किया जाना चाहिए। यह पहली बार था जब विवियन की उंगलियां टैबलेट पर कस गईं, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। बेशक ट्रांसपेरेंसी ही तो है जो मैं हमेशा से चाहती थी। जूलियन उसकी तरफ झुका। क्या यह सेफ है? उसे लगा कि सिर्फ वही सुन रही है, लेकिन सबसे पास खड़े रिपोर्टर की रिकॉर्डिंग चालू थी। विवियन ने उसकी बाह पर हाथ रखा। स्टेटमेंट पर साइन करो, उन्हें दिखाओ कि तुम डरते नहीं हो। जूलियन ने भीड़ को देखा, फिर उस क्रश पिन को। उसने सिर हिलाया। मैंने उस फैसले की कीमत को महसूस किया। फिलहाल के लिए कमरे को अभी भी मुझ पर शक था। नोरा की नौकरी दांव पर थी। स्टाफ डरा हुआ था। विवियन ने मुझे सुरक्षित रूप से खुद को बेगुनाह साबित करने से पहले ही डेंजरस दिखा दिया था। ये रात का पहला असली खतरा था। उसे लग रहा था कि उसने मुझे कोने में धकेल दिया है। इमरजेंसी रिव्यू चैम्बर कोई असली चैम्बर नहीं था। यह लेदर की कुर्सियों, एक लंबी कांच की टेबल, 2 वॉल स्क्रीन्स और दूर की दीवार से नीचे देखते मेरे पिता के पोर्ट्रेट वाला एक साइड कॉन्फ्रेंस रूम था। फिर भी विवियन ने इसे एक कोर्ट रूम की तरह ट्रीट किया। बोर्ड मेंबर्स ने सीटें भर ली थी। बड़े डोनर्स दीवार के सहारे खड़े थे। रिपोर्टर्स बाहर से कर दिया। देखा अगर आपको कोर्टरेट में देखो के नाम से कमार करने के लिए। खुले डबल दरवाजों के पास इंतजार कर रहे थे। स्टाफ हॉलवे के पास इकट्ठा था, इतना पास कि सुन सके, और इतना दूर की ब्लेम सबसे आखिर में उन पर आए। नोरा मिसेज पेल के साथ एक साइड टेबल पर बैठी थी। उसका फोल्डर उसके सामने रखा था। विवियन ने रिव्यू पेंडिंग होने तक उसे अस्थायी रूप से डायरेक्ट स्टाफ रिकॉर्ड से हटा दिया था। हर किसी की ब्लेम से आपसे वारा, सहूलियत के लिए, विवियन ने कहा था। नोरा का चेहरा टस से मस नहीं हुआ, लेकिन उसकी पीठ बिल्कुल सीधी और गुस्से से तनी रही। जूलियन मुख्य सीट पर बैठा था क्योंकि विवियन ने जोर दिया था कि नए वारिस को हिम्मत दिखानी चाहिए। उसकी छाती पर क्रेस्ट पिन चमक रहा था। उसने एक बार उसे छुआ, बाहर खड़े कैमरों को याद किया और अपना हाथ नीचे कर लिया। मैं दूसरी तरफ खड़ा रहा। विवियन चाहती थी कि मैं खड़ा रहूं। खड़े रहने से मैं एक आरोपी की तरफ फ्रेम हो रहा था। मैंने फिलहाल के लिए उसे वो विजुअल लेने दिया। उसने एक सॉफ्ट स्पीच के साथ वो डाल नहीं था, फ्रेम हो रहा था। शुरुआत की। मैंने ये रिव्यू इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं इस फाउंडेशन से प्यार करती हूँ। मैं दुख, जलन या कड़वाहट को उन स्टाफ, डोनर्स और बच्चों को खतरे में डालने की इजाजत नहीं दे सकती जो हम पर डिपेंड है। उसने नम आंखों से मेरी तरफ देखा। रोवन ने सहा है, लेकिन दर्द उसे अपने भाई को सबोटाज करने की परमिशन नहीं देता। जूलियन ने अपने सामने रखे स्टेटमेंट की तरफ नीचे देखा। टाइटल सिंपल था, वारिस का अथॉरिटी स्टेटमेंट और फॉर्मल कंप्लेंट। इसमें लिखा था कि जूलियन पब्लिक एयर रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम करते हुए फाउंडेशन के ऑपरेशंस और स्टाफ इन्फ्लुएंस को सबोटाज करने के मेरे कथित आरोपों की जांच का सपोर्ट करता है। यह सीट पर मुझ पर लगाए गए आरोपों के साथ एयर ऑफिस की देनदारियों पर उसकी अथॉरिटी को भी कंफर्म करता था। विवियन ने उसे वहाँ इसीलिए ढकेला था क्योंकि उसे वो इतना बहादुर चाहिए था कि यूजफुल हो सके और इतना अनजान की सेफ रहे। जूलियन ने साइन किए। उसके सिग्नेचर काफी एलिगेंट दिख रहे थे। इस बात ने शायद उसे लगभग 3 सेकंड के लिए दिलासा दिया होगा। मिसेस पेल ने स्टेटमेंट पर स्टैंप लगाया और कॉपियां बोर्ड चेयर मिस्टर एक्सटन को सौंप दी। एक्सटन एक रूखे इंसान थे जो बेहद केयरफुल चश्मा पहनते थे और उनकी आवाज ऐसी थी जिससे हर सेंटेंस पहले से अप्रूव लगता था। मिस्टर क्रॉस, उन्होंने कहा, क्या आपको इस रिव्यू के दौरान डायरेक्ट फ्लोर इन्फ्लुएंस से पीछे हटने में कोई आपत्ति है? विवियन के रिश्तेदार आगे की तरफ झुके। वे चाहते थे कि मैं मना कर दूं। वे उस अनस्टेबल रोवन को वापस कमरे में देखना चाहते थे। मैंने नोरा की तरफ देखा। उसने मुझसे किसी स्पीच के जरिए उसे बचाने के लिए नहीं कहा। उसने मुझ पर भरोसा किया कि मैं सेफर कर दिया। आपको संभर के लिए एक साथ ही स्पीच के जरिए मैं मना कर दूं। आपस कमरे के दौरान नोरा के कामों क्या कामा चलता है। रूट चुनूंगा। मैं अस्थायी रूप से पीछे हट जाऊंगा। मैंने कहा, अगर इस रिव्यू में वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शामिल हो जिन्हें जूलियन ने आज रात स्वीकार किया है। विवियन की आंखें सिकुड़ गईं। एक्सटन रुके। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज? जी हाँ। अगर विवियन का आरोप ये है कि मैंने उसे सबोटाज करने के लिए झूठी देनदारियां खड़ी की हैं, तो बोर्ड को रिव्यू करना चाहिए कि क्या वे देनदारियां एग्जिस्ट करती हैं। अगर वे एग्जिस्ट करती हैं, तो पब्लिक एयर रिप्रेजेंटेटिव को उनका जवाब देना होगा। मायरा दीवार के पास से बोली, मैं इसका सपोर्ट करती हूँ। मिस्टर हेल्डन ने सिर हिलाया। मैं भी। विवियन ने उनके बीच देखा। हम यहाँ मिसकंडक्ट, गलत व्यवहार को एड्रेस करने के लिए हैं। हम बिल्कुल उसी के लिए हैं। मैंने कहा, जिसमें इनवॉइसेस वाला मिसकंडक्ट भी शामिल है। कुछ डोनर्स इधर उधर हुए। दरवाजे के बाहर खड़े एक स्टाफ मेंबर ने अपना मुंह छिपा लिया। जूलियन फुसफुसाया। मदर विवियन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दो, डियर। एक्सटन ने अपना चश्मा ठीक किया। बहुत बढ़िया। पब्लिक एयर रिप्रेजेंटेटिव के लिए पहला सवाल। जूलियन सीधा होकर बैठ गया। एक्सटन ने नोरा के फोल्डर से पहला पेज उठाया जिसकी कॉपियां अब मिसेज पेल द्वारा रिडेक्ट की जा चुकी थी। एयर ऑफिस को 3 एक्टिव ऑब्लिगेशंस के लिए पब्लिक स्पॉन्सर के तौर पर लिस्ट किया गया है। यूथ क्लिनिक हीटिंग अपग्रेड, स्टाफ रिलीफ पैरोल स्टेबलाइजेशन और नॉर्थ वार्ड स्कॉलरशिप ट्रांसफर। मिस्टर अर्डान, प्लीज अपनी स्वीकृत सीट से जुड़े करंट प्रायोरिटी ऑर्डर और फंडिंग सोर्स की पहचान करें। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। जूलियन ने 1 सेकंड से ज्यादा वक्त तक उस पेज को एकटक देखा। विवियन का हाथ उसके कंधे पर कस गया। मैंने कुछ नहीं कहा। वह कैरन एने की 200 आराम के स्थानों से 1 रन देखा नहीं करेगा। काफी मुश्किल था। मेरे पास कहने के लिए कई कमेंट्स थे और उनमें से ज्यादातर काफी रूखे थे। जूलियन ने अपना गला साफ किया। फाउंडेशन इन तीनों प्रोग्राम्स को वैल्यू देता है। एक्सटन ने वेट किया। सवाल में प्रायोरिटी ऑर्डर और फंडिंग सोर्स पूछा गया है। जूलियन ने विवियन की तरफ को वैल्यू देता है। जूलियन ने विवियन की तरफ को वैल्यू देता है।
देखा। एक्सटन ने यह देख लिया, हेल्डन ने भी देखा, मायरा ने भी देखा, नोरा ने भी देखा। विवियन माइक की तरफ झुकी। जूलियन अभी इस एडमिनिस्ट्रेटिव वर्डिंग के लिए नया है। एक्सटन ने उसकी तरफ देखा। उन्होंने 10 मिनट पहले ही एयरकर में वर्डिंग के लिए देखा था। रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर साइन किए हैं। हाँ, विवियन ने एकता का प्रतीक बनकर मुस्कुराते हुए कहा। प्रतीक। विवियन को यह एहसास होने से पहले ही कि उसने क्या कह दिया है, जूलियन का चेहरा बदल गया। उसने जिम्मेदारी पर साइन किए थे और विवियन ने उसे महज एक सजावट कह दिया था। मिस्टर एक्सटन ने अगला पेज पलटा। तो फिर चलिए ये साफ कर लेते हैं कि इस प्रतीक ने क्या स्वीकार किया है। और इसके साथ ही रिव्यू कमेटी एक एक करके देनदारियों को पढ़ने लगी। पहली देनदारी कर्मचारियों की सैलरी थी। कोई लेगेसी नहीं, कोई गरिमा नहीं, कोई क्रेस्ट पिन नहीं। उन असली लोगों की असली सैलरी जो ट्रे उठा रहे थे, रेस्टरूम साफ कर रहे थे, क्लिनिक की देखरेख कर रहे थे, फॉर्म प्रोसेस कर रहे थे, फोन उठा रहे थे और उन डोनर्स को देखकर मुस्कुरा रहे थे जो उनका नाम तक नहीं जानते थे। मिसेस पेल ने एक सपाट आवाज में समरी पढ़ी। पिछली तिमाही में स्टाफ रिलीफ स्टेबलाइजेशन में 2 बार देरी हुई। अंतरिम कवरेज की व्यवस्था पब्लिक एयर ऑफिस के बाहर प्रोटेक्टेड ऑथराइजेशन के जरिए की गई थी, जबकि पब्लिक कम्युनिकेशंस में एयर ऑफिस को इसके लिए पूरी तरह कमिटेड दिखाया गया था। एक्सटन ने जूलियन की तरफ देखा। क्या वारिस का पद स्वीकार करने से पहले आपको इन डिलेज के बारे में ब्रीफ किया गया था? जूलियन का मुंह खुला का खुला रह गया। विवियन ने जवाब दिया। उसे इस पद की मूल भावना के बारे में ब्रीफ किया गया था। ये मेरा सवाल नहीं है, एक्सटन ने कहा। इस पर कमरे में हलचल हुई। कुछ सिर घूमे। कुछ डोनर्स ने मेरी बजाय विवियन की तरफ देखा। जूलियन ने थूक गटका। मुझे सिरी अली की बार मेरी कंबन करते उससे कुछ भी है। जूलियन ने खिलाए। बताया गया था कि ये सेरेमनी सिर्फ एक सेरेमोनियल है। बात बाहर आ चुकी थी, धीमी आवाज, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान। विवियन का हाथ उसके कंधे से हट गया। दरवाजे के बाहर खड़े एक रिपोर्टर ने फोन पर धीरे से कुछ कहा। मायरा टेबल की ओर पास आई। डोनर्स के लिए औपचारिकता होगी, लेकिन क्लिनिक के प्लान्स पैकेट में एयर ऑफिस की अकाउंटेबिलिटी साफ लिखी थी। जूलियन ने पेज को फिर से देखा। मुझे ये नहीं बताया गया था। साइड टेबल पर बैठी नोरा और सीधी होकर तन गई। एक्सटन उसकी तरफ मुड़े। मिस वेल, आपकी टाइमलाइन। विवियन ने तुरंत अपना हाथ उठाया। वह अभी रिव्यू के अधीन है। मिसेस वेल ने एक रिडक्टेड कॉपी आगे सरका दी। इस टाइमलाइन को पेमेंट लॉग्स के साथ वेरीफाई कर लिया गया है। नोरा खड़ी हो गई। उसने कोई स्पीच में कहाँ से कर दिया है? मिसेस वेल ने इस टाइमलाइन को साथ ही कर दिया है। विवियन ने काफी कर दिया है। आपकी टाइमलाइन मिसेस वेल ने बराबर नहीं दी। उसने एक्सटन के सामने 3 पेज रखे और उस इंसान की शांति के साथ बोली जो बहुत लंबे समय से चाहता था कि रिकॉर्ड्स मायने रखे। 8 जनवरी स्टाफ पेरोल गैप को फ्लैग किया गया। 9 जनवरी एयर ऑफिस द्वारा रिलीज में देरी करने के बाद रोवन क्रॉस ने अस्थायी कवरेज को ऑथराइज किया। 5 मार्च क्लिनिक मेंटेनेंस इमरजेंसी को फ्लैग किया गया। 6 मार्च क्लिनिक को बंद होने से बचाने के लिए रोवन क्रॉस ने आंशिक ब्रिज फंड को अप्रूव किया। 12 अप्रैल बिना फंडिंग कंफर्मेशन के डोनर से वादा करने के बाद स्कॉलरशिप में हुई देरी के लिए क्लर्कों को ब्लेम किया गया। हर एक डेट और भारी होकर लग रही थी क्योंकि नोरा उसमें कोई मिर्च मसाला नहीं लगा रही थी। विवियन ने बीच में टोकने की कोशिश के बाद दोस्ती रहने के लिए वादा ने में काफी बात दी है कि रोवन हमेशा से बीच में टांग अड़ाता आया है। एक्सटन ने अपना हाथ उठाया। उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। यह पहली बार था जब किसी ने सरेआम विवियन को टोका था। बाहर खड़े स्टाफ ने इसे नोटिस किया। लीना के कंधे सीधे हो गए। टॉमस फर्श की बजाय सीधे नोरा की तरफ देखने लगा। नोरा ने बात जारी रखी। हर एक मामले में स्टाफ को इस डिले के बारे में सरेआम बात न करने के निर्देश दिए गए थे और हर एक मामले में रोवन क्रॉस के दखल ने स्टाफ या बेनिफिशियरीज को तुरंत नुकसान पहुंचने से बचाया। जूलियन ने मेरी तरफ देखा नफरत से नहीं बल्कि कंफ्यूजन के साथ। वो मानता आ रहा था कि मैं इसलिए गुस्से में हूँ क्योंकि उसने मुझसे कोई कीमती चीज छीन ली थी। अब उसे एहसास होना शुरू हुआ था कि मैं इसलिए गुस्से में था क्योंकि उसने विवियन की उन हरकतों में साथ दिया जो लोगों को एक भारी बोझ के नीचे दबा रही थी। विवियन ने फिर से आंसू बहाने की कोशिश की। क्या आप लोग खुद को सुन रहे हैं? उसने पूछा। आप लोग स्टाफ की वफादारी खरीदने के लिए उसकी तारीफ कर रहे हैं। उसने पैसे और पुराने एक्सेस का इस्तेमाल स्टाफ को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाने के लिए किया और फिर उन्हें उस दुखी माँ के खिलाफ भड़का दिया जो इस परिवार को एक साथ रखने की कोशिश कर रही थी। पहले ये लाइन कमरे को पिघला देती थी लेकिन इस बार उसकी तरफ कोई नहीं बढ़ा। हेल्डन ने डॉक्यूमेंट्स को देखा। मायरा का चेहरा ठंडा पड़ गया। एक्सटन ने अपना चश्मा हटा दिया। रिपोर्टर्स लगातार रिकॉर्डिंग करते रहे। स्टाफ और सीधा तनकर खड़ा हो गया। विवियन के आंसू उसकी पलकों पर ही ठहरे थे लेकिन एक्सटन ने कोई नहीं बढ़ता है कि आंसू उसकी पलकों पर ही ठहरे थे, रहे बहे नहीं। लोग अब उसकी टाइमिंग को नोटिस कर रहे थे। फेक इमोशन के साथ यही प्रॉब्लम होती है। एक बार जब कमरा उस स्विच को पकड़ना सीख जाता है तो परफॉर्मेंस काम करना बंद कर देती है। जूलियन ने फिर से क्रेस्पिन को छुआ। एक्सटन ने अगला आइटम पढ़ा। यूथ क्लिनिक हीटिंग प्लेस को स्प्रिंग डोनर ब्रेकफास्ट में प्रमोट किया गया था। मिसेज क्रॉस, क्या उस समय इस प्लेस को फंड मिल चुका था? विवियन मुस्कुराई। फंडिंग प्रोसेस में थी। क्या इसे फंड मिला था? ये प्लांट था, यानी कि इसका जवाब ना है। मायरा ने कहा। कमरे का माहौल फिर से बदला। दीवार के पास खड़े एक डोनर ने अपना ग्लास नीचे रख दिया। दूसरे ने फुसफुसाकर कहा कि उसने फंड पक्का करने से पहले ही प्लेस बेच दी थी। विवियन ने यहाँ का दीवार को कासी कमने का कहानी कहा है। दीवार के पास खड़े एक डोनर का सुना और तीखे अंदाज में मुड़ी। कॉनराड की मौत के बाद मैंने इस फाउंडेशन को जिंदा रखा है। पूरी रात में पहली बार मेरे पिता का पोर्ट्रेट ठीक उसके ऊपर लटका हुआ था जिसके नीचे वो बहुत छोटी दिख रही थी। मैंने अपने सीने में वही पुराना गुस्सा महसूस किया। तुमने बॉलरूम को जिंदा रखा, मैंने कहा। बाकी लोगों ने काम को जिंदा रखा। विवियन की आंखों से साफ था कि उसे मेरे शांति से बोलना था। से नफरत थी। तो फिर इसे साबित करो। वो भड़क उठी। अगर तुम्हारे पास वो सारी कथित अथॉरिटी है तो इसे साबित करो। स्टाफ के पीछे छिपना बंद करो। क्रॉस नाम को बचाओ।
आंसुओं के पीछे छुपी असली डिमांड यही थी, हमें बचाओ, लेकिन ये नाटक भी करो कि हम सही थे। पूरा कमरा मेरी तरफ मुड़ गया। मैंने कांच की टेबल पर अपने दोनों हाथ रखे। नहीं, मैंने कहा। पहले विवियन ने पलकें झपकाई। मैं वो साबित करूंगा जो मायने रखता है, मैंने कहा, लेकिन मैं उस झूठ को नहीं बचाऊंगा जो हमें यहाँ तक लेकर आया है। मैंने कोई ड्रामेबाजी वाला बॉक्स बाहर नहीं निकाला, कोई छिपा हुआ सेफ नहीं, कोई तूफानी अनाउंसमेंट नहीं, और ऑफिशियल दिखने वाले फॉन्ट वाला कोई जादुई कागज भी नहीं। क्रॉस फैमिली की असली चाबियां थिएट्रिकल नहीं थी, और यही वजह थी कि विवियन ने उन्हें कम करके आंका था। मैंने मिसेज पेल की तरफ सिर हिलाया। उन्होंने एक पतला ब्लैक फोल्डर खोला और टेबल पर 3 डॉक्यूमेंट्स रख दिए। नोरा ने उसमें एक रिडेक्टेड स्टाफ प्रोटेक्शन समरी भी जोड़ दी। एक्सटन आगे झुके, डोनर्स और पास आ गए। रिपोर्टर्स कैमरों को उठाए हुए दरवाजे पर ही डटे रहे। विवियन ने खुले तौर पर नफरत के साथ उस फोल्डर को देखा। मैंने बिल्कुल साफ आवाज में बात की, क्योंकि मेरे जैसे परिवार बदतर चीजों को छिपाने के लिए उलझे हुए सच का इस्तेमाल करते हैं। मेरे पिता ने असली फैमिली कंट्रोल को पब्लिक एयर सीट में नहीं छोड़ा था, मैंने कहा। उन्होंने मरने से पहले ही इसे अलग कर दिया था। विवियन का चेहरा बिल्कुल स्थिर हो गया। क्रेस्ट, कुर्सी, गाला स्पीच, सब धरा का धरा रह गया। पब्लिक एयर ऑफिस, मैंने जूलियन के पिन की तरफ इशारा करते हुए कहा। वह सिर्फ दिखने के लिए है, डोनर्स के लिए यूजफुल है, और तब काम आता है जब विवियन को तालियां चाहिए होती है। मैंने ब्लैक फोल्डर को थपथपाया। प्रोटेक्टेड फैमिली कंट्रोल और फाउंडेशन की अथॉरिटीज यहाँ मेरे पास है। कमरे में एक फुसफुसाहट दौड़ गई। विवियन धीरे से हंसी, लेकिन उसकी हंसी अजीब लगी। ये बकवास है। मिसेज पेल ने पहला डॉक्यूमेंट एक्सटन की तरफ सरकाया। कॉनराड क्रॉस ने अपनी मौत से 2 साल पहले ही इस प्रोटेक्टेड कंट्रोल स्ट्रक्चर को लागू कर दिया था। रोवन क्रॉस प्रोटेक्टेड एसेट्स और बहुत से स्टाफ सेफगार्ड्स के डेजिग्नेटेड अथॉरिटी हैं। एक्सटन ने उसे तेजी से पढ़ा और उनका एक्सप्रेशन धीरे धीरे बदलने लगा। हेल्डन ने एक कॉपी ली। मायरा उनके कंधे के ऊपर से देखने लगी। दीवार के पास खड़े रिश्तेदारों ने मुझसे नजरें मिलाने की कोशिश बंद कर दी और विवियन से नजरें चुराने लगे। जूलियन टेबल से पीछे हटा। तुमने मुझसे कहा था कि उसके पास कोई कंट्रोल नहीं है। विवियन उसकी तरफ मुड़ी। मैंने तुमसे वही कहा जो जरूरी था। किसके लिए जरूरी था? इस परिवार के लिए या मेरे साइन करने के लिए? कमरे ने उसकी आवाज में छुपा डर सुन लिया था। मैंने जूलियन की तरफ देखा। तुम्हारे पास 2 चॉइसेस है। या तो ये मान लो कि आज रात का ये वारिस वाला ड्रामा झूठा था और तुम कभी भी वो सच्चे बेटे नहीं थे जिसका विवियन ने दावा किया, या फिर उस टाइटल के साथ खड़े रहो जिसे तुमने एक्सेप्ट किया है और उससे जुड़ी देनदारियों का जवाब दो। जूलियन के चेहरे का रंग उड़ गया। विवियन हम दोनों के बीच में आ गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे इस तरह कोने में ढकेलने की? मैंने उसके स्वीकार करने से पहले उससे एक सवाल पूछा था, मैंने कहा। उसने माइक पर इसका जवाब दिया था। बाहर खड़े एक रिपोर्टर ने इस लाइन को दोहराया। बढ़िया, यह बात दूर तक जाएगी। जूलियन बहुत तेजी से खड़ा हुआ, जिससे उसकी कुर्सी फर्श पर घिसट गई। तुमने कहा था कि यह सेफ है, उसने विवियन से कहा। तुमने कहा था कि रोवन बस कड़वाहट से भरा हुआ है। तुमने कहा था कि कागजी कार्रवाई संभाल ली गई है। विवियन का मुंह भिंज गया। अपनी आवाज़ नीचे रखो। नहीं, इस जवाब ने जूलियन सहित हर किसी को हैरान कर दिया। उसने कांपती उंगलियों से क्रेस्ट पिन को छुआ। तुमने मुझसे कहा था कि मुझे प्रोटेक्ट किया जाएगा। मैंने तुम्हें एक परिवार दिया, विवियन ने कहा। तुमने मुझे देनदारी दी। वह शब्द बदसूरत था, लेकिन बिल्कुल सटीक था। विवियन डोनर्स की तरफ मुड़ी। मेरा इकलौता गुनाह सिर्फ कॉनराड की लेगेसी को उस बेटे से प्रोटेक्ट करना था, जिसने मुझे कभी इसीलिए माफ नहीं किया क्योंकि मैं उससे अलग तरह से प्यार करती थी। झूठ का आखिरी वर्जन यही था। इससे पहले कि मैं कोई जवाब दे पाता, नोरा खड़ी हो गई। मिसेज क्रॉस, नोरा ने शांत आवाज में कहा, जब बॉलरूम के लिए फंड्स दिए जा रहे थे तब वर्कर्स को इंतजार करने के लिए कहा गया था। क्लर्कों को उन अप्रूवल्स के लिए ब्लेम किया गया जो उनके कंट्रोल में नहीं थे। स्टाफ को चुप रहने की चेतावनी दी गई थी। यह प्यार नहीं है, यह परिवार नहीं है, यह दुख के पीछे छिपा हुआ मैनेजमेंट को चुप रहने के लिए कहा गया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। उस एक सेंटेंस ने कमरे को यह मानने की इजाजत दे दी कि विवियन की वह कोमलता मासूम नहीं थी। अक्सटन ने डॉक्यूमेंट्स को टेबल पर सपाट रखा। इन रिकॉर्ड्स के आधार पर उन्होंने कहा, प्रोटेक्टेड अथॉरिटी रोवन क्रॉस के पास ही रहेगी। जूलियन अडान की एक्सेप्टेंस से यह कंट्रोल ट्रांसफर नहीं होता। हाँ, इससे आज रात किए गए दावों के लिए एक पब्लिक अकाउंटेबिलिटी जरूर खड़ी होती है। मैं आगे बढ़ा। अब से ये बदलाव होंगे। स्टाफ का पैरोल प्रोटेक्टेड रहेगा। साफ सुथरी डोनर ऑब्लिगेशंस को प्रायोरिटी के हिसाब से पूरा किया। आपसे कोऑर्डिनेट करना फायदा जाएगा, जिसकी शुरुआत वेजेस और क्लिनिक से होगी। बिना फंडिंग कंफर्मेशन के किए गए झूठे वादों को अलग करके रिव्यू किया जाएगा। विवियन प्रोटेक्टेड ऑथराइजेशन का एक्सेस खो देगी। बोर्ड जब तक जूलियन की इस झूठी एक्सेप्टेंस और स्टेटमेंट को सुलझा नहीं लेता तब तक वह एयर ऑफिस का एक्सेस खो देगा। नोरा का एक्सेस रिस्टोर किया जाता है। स्टाफ के नाम प्रेस से दूर रखे जाएंगे। एक्सटन ने एक एक करके बोर्ड मेंबर्स की तरफ देखा। उन्होंने सिर हिलाया। मिसेज पेल ने कॉन्फ्रेंस लैपटॉप पर एक्शन कर दिया। नाम के कहानी अभी अभी आता है। आपको आपने एकदम पेल एग्जाम से ज्यादा है। नाम के आता है एक्शन करने के बाद देख करके 2 रेखों ज्यादा है। नाम को आपने आपसे एग्जाम में लग दिया के बाद देख करके देखा। नाम के आता है एग्जाम में लग दिया के बाद देख सकता है कि टाइप किया। साइड स्क्रीन पर टेक्स्ट की एक सिंपल लाइन आ गई। विवियन क्रॉस का प्रोटेक्टेड ऑथराइजेशन सस्पेंड किया गया। विवियन के हाथ में उसका फोन बज उठा। उसने नीचे देखा और पूरी रात में पहली बार वह कैमरों के लिए अपना चेहरा सेट करना भूल गई। फिर उसने अपना हाथ टेबल पर दे मारा।
आखिरकार एक असली रिएक्शन। तुम मुझे मेरे ही परिवार से अलग नहीं कर सकते। उसने कहा, मैं तुम्हें परिवार से अलग नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा, मैं तुम्हें उन अकाउंट से अलग कर रहा हूँ जिनका इस्तेमाल करके तुमने परिवार को बाकी सभी के लिए इतना महंगा बना दिया था। जूलियन विवियन से दूर हट गया। पूरी रात को इससे सार थे। मैं तुम्हें उनसे दूर हट गया। मैं तुम्हें परिवार से अलग नहीं कर रहा हूँ। मैं तुम्हें कोई कैसे बनाते हैं, कौन के कॉरेंट्स की कापा बनाते हैं खुद 12। मैं तुम्हें कॉरेंट्स की करंट रने हुआ तुमने कामा हुआ था। मैं तुम्हें कॉरेंट्स की करंट रने हुआ था। मैं तुम्हें कॉरेंट्स की करंट्स की करंट्स की करंट रखेगा। मैं तुम्हें कॉरेंट्स की करंट्स की करंट रखेगा। मैं तुम्हें कॉरेंट्स की करंट्स की करंट्स की करंट्स की करंट्स की करंट रखेगा। मैं पहली बार माँ, विधवा और घायल संत वाले सारे मुखौटे उतर चुके थे। उसके चेहरे पर सिर्फ एक साफ सोच दिख रही थी। ये कमरा अब उसका नहीं रहा। उसने फिर से इमोशन का सहारा लेने की कोशिश की। रोवन, वह फुसफुसाई, प्लीज घर आ जाओ, क्रॉस नाम को बचा लो। रिपोर्टर्स और पास आ गए। विवियन ने खुले दरवाजों के पार स्टेज की तरफ देखा। आओ मेरे साथ खड़े हो जाओ, उसने कहा। उन्हें दिखाओ कि हम एक परिवार हैं। वही आखिरी जार है। फोटो, वही आखिरी स्क्रिप्ट और मेरी ही आंखों के सामने उसके फैलाए कीचड़ को साफ करने की आखिरी कोशिश। मैंने उसके पार उस स्टेज की तरफ देखा जहां उसने जूलियन की छाती पर मेरे पिता का क्रेस्ट पिन लगाया था। ठीक है, मैंने कहा। विवियन की आंखें चमक उठी, लेकिन तुम्हारी फोटो के लिए नहीं। मैंने ब्लैक फोल्डर उठाते हुए कहा, अगर तुम्हें स्टेज चाहिए तो हम इसका सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बार में बॉलरूम का वह स्टेज अलग लग रहा था। क्रॉस क्रेस्ट अभी भी ऊपर लटका हुआ था। वही डोनर्स, रिश्तेदार, बोर्ड मेंबर्स, रिपोर्टर्स, स्टाफ और पुराने क्लासमेट्स उसके नीचे इकट्ठा थे। लेकिन अब कमरा मेरे गुस्से का इंतजार नहीं कर रहा था। वे विवियन के अगले झूठ को देख रहे थे। वह अपने पर्ल व्हाइट गाउन में माइक्रोफोन के पास खड़ी थी। उसके हाथ इतनी मजबूती से बंधे थे कि उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए थे। जूलियन उसके पीछे खड़ा था और उसकी छाती पर अभी भी क्रेस्ट पिन लगा हुआ था। मैं एक हाथ में ब्लैक फोल्डर लिए स्टेज पर आया। नोरा साइड की सीढ़ियों से मिसेज पेल और स्टाफ करते हैं पढ़ना देखा, लेकिन हाथ में ब्लैक फोल्डर के साथ था केस सा था। यादें केस को खिला रहा था, लेकिन हाथ में ब्लैक फोल्डर केस सा था। रिकॉर्ड्स के साथ पीछे पीछे आई। विवियन ने सबसे पहले माइक्रोफोन की तरफ हाथ बढ़ाया। आज की रात दर्दनाक रही है, उसने कहा, लेकिन परिवार दर्द से तब उभर जाते हैं जब वे माफी को चुनते हैं। वह चमकती आंखों से मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मुड़ी, रोवन मेरे बेटे घर आ जाओ, अपने पिता का नाम बचाने में मेरी मदद करो। मैं माइक्रोफोन के पास गया। नहीं, मैंने कहा, और वह शब्द स्पीकर्स के जरिए बिल्कुल साफ गूंज गया। विवियन की मुस्कान एक सेकंड के लिए जमी रह गई। मैं उन वर्कर्स को प्रोटेक्ट करूंगा जिनका इस फाउंडेशन ने इस्तेमाल किया और उन्हें इग्नोर किया। मैंने कहा, मैं शब्द कुछ स्पीकर्स के साथ में कमेंट करते हैं। मैं शब्द कुछ स्पीकर्स के साथ में कमेंट करने वाले हैं। क्लिनिक्स, स्टूडेंट्स और डोनर्स से किए गए साफ सुथरे वादों को पूरा करूंगा। मैं अपने पिता की असली लेगेसी को प्रोटेक्ट करूंगा। फिर मैंने सीधे उसकी तरफ देखा। लेकिन मैं तुम्हारे झूठ को नहीं बचाऊंगा। मैं ये नाटक नहीं करूंगा कि जूलियन मेरा कर्मा करूंगा। मैं अपने पिता की असली लेगेसी को प्रोटेक्ट करूंगा। भाई है, मैं किसी ऐसी फैमिली फोटो के लिए नहीं मुस्कुराऊंगा जो आज की रात को मैं एक गलतफहमी में बदल दे। और मैं सिर्फ इसलिए घर नहीं आऊंगा क्योंकि आखिरकार तुम्हें एक ऐसा बिल मिल गया है जिसे तुम चुपचाप मेरे हाथों में नहीं सौंपाए सकती। विवियन और पास आई। प्लीज कहो कि मैं सदमे में थी। कहो कि मुझे गुमराह किया गया था। ऐसा कुछ भी कहो जिससे यह परिवार सांस ले सके। वही बात, कोई माफी नहीं, बस एक बेहतर हेडलाइन की गुजारिश। तुम्हें बेटा नहीं चाहिए, मैंने कहा। तुम्हें सिर्फ एक सिग्नेचर चाहिए। कमरे में सन्नाटा पसर गया। आंट मैरी ने अपना वो हाथ नीचे कर लिया जिसे वो विवियन की तरफ बढ़ा रही थी। एवरेट तब तक पीछे हटता गया जब तक कि वो येस जाए। आंट मैरी ने अपना दवार के लिए। आंट मैरी ने कहा, क्या रहे, उसके बगल से दूर नहीं हो गया। विवियन ने अपने आस पास खाली होती जगह को देखा। इस बात ने उसे डॉक्यूमेंट से भी ज्यादा चोट पहुंचाई। जूलियन अगला कदम उठाने के लिए धीरे से बढ़ा। हर एक कैमरे की नजर उस पर थी। उसने अपनी जैकेट से क्रॉस क्रेस्ट पिन को हटाया। उसकी उंगलियां कांप रही थी। उसे खींचकर निकालने से पहले वो पिन एक बार कपड़े में फंसा। मुझे बताया गया था कि ये सिर्फ एक औपचारिकता है, उसने कहा। विवियन उसकी तरफ मुड़ी। जूलियन, वह झिझका, फिर ऑडियंस का सामना किया। मैं कॉनराड क्रॉस का बेटा नहीं हूँ, उसने कहा। मैंने यह पद सिर्फ इसलिए स्वीकार किया क्योंकि विवियन ने कहा था कि परिवार मुझे वहाँ चाहता है। बॉलरूम में जो फुसफुसाहट गूंजी वो अब कोई कंफ्यूजन नहीं थी, वो एक जजमेंट फैसला था। रिपोर्टर्स ने झूठे वारिस, स्टाफ पैरोल में हुई देरी और एडिटेड फुटेज को लेकर सवालों की बौछार कर दी। विवियन ने फिर से मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। रोवन, प्लीज, हम इसे प्राइवेटली ठीक कर सकते हैं। मैं पीछे हट गया। ओह, तुम्हारे पास प्राइवेट चांसेस थे, तुमने उनका इस्तेमाल कर लिया। एक्सटन ने माइक्रोफोन लिया और सीधे शब्दों में बोर्ड के फैसलों की घोषणा की। विवियन को प्रोटेक्टेड एक्सेस से हटा दिया गया है। जूलियन की एक्सेप्टेंस रिव्यू के अधीन है। स्टाफ का पेरोल सुरक्षित है। डोनर ऑब्लिगेशंस को अलग करके प्राथमिकता दी गई है और नोरा को उसका पूरा एक्सेस वापस मिल गया है। इस बार विवियन के लिए किसी ने ताली नहीं बजाई। उसने साइड वाले स्टाफ डोर से निकलने की कोशिश की, लेकिन उसका एक्सेस कार्ड स्वाइप करने पर स्कैनर ने रेड लाइट फ्लैश की। एक बार, दो बार। एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर ने पहले एक्सटन की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ। मैं मुस्कुराया नहीं। गेस्ट डोर्स, मेहमानों वाले दरवाजे से जाइए, मैंने कहा। विवियन ने उस रेड लाइट को देखा जिस महिला ने क्रेस्ट के नीचे एक फैमिली फोटो का ताना बाना बुना था। वो अब उसके नीचे बिल्कुल अकेली खड़ी थी, जहाँ रिपोर्टर्स उससे सवाल पूछ रहे थे और उसके बगल में कोई रिश्तेदार नहीं था। तभी साइड की दीवार के सहारे खड़े स्टाफ ने सबसे पहले ताली बजाना शुरू किया। लीना, टॉमस, मिसेज पेल, नोरा, फिर मायरा भी शामिल हुई, फिर हेल्डन
और फिर वो डोनर्स भी जिन्होंने शुरुआत में जूलियन के लिए तालियां बजाई थी। वह तालियों की गूंज इस बार बॉलरूम में एक अलग ही दिशा में फैल रही थी। जूलियन ने माइक्रोफोन के बगल में टेबल पर वह क्रेस्ट पिन रख दिया और वहाँ से दूर हट गया। मैंने उसे तालियों के साथ गर की जूलियन ने कहा सगरा के लिए माइक्रोफोन के मिलना का मैंने के लिए एक आसान नहीं उठाया। एक रिपोर्टर ने आवाज लगाई, मिस्टर क्रॉस, क्या आप वारिस की कुर्सी वापस ले रहे हैं? मैंने पोडियम के पीछे रखी उस नक्काशीदार भारी कुर्सी की तरफ देखा। नहीं, मैंने कहा, वह कुर्सी अपनी प्रॉब्लम्स अपने पास रख सकती है, मैं सिर्फ काम संभालूंगा। नोरा ने नीचे देखा और इस बार वो सच में मुस्कुराई। मैं स्टेज से उतरकर साइड की सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। स्टाफ ने मेरे लिए जगह बनाई। नोरा अपनी बाह के नीचे फोल्डर दबाए मेरे बगल में चल रही थी। आखिरी सीढ़ी पर उसने कहा, सुबह पेरोल क्लियर हो जाएगा। बढ़िया, मैंने कहा। पूरी रात की सबसे अच्छी खबर, हमारे पीछे विवियन को गेस्ट एग्जिट की तरफ ले जाया जा रहा था, जो अभी भी एक साथ 3 रिपोर्टर्स को जवाब देने की कोशिश कर रही थी। जूलियन उससे अलग खड़ा था। उसकी खाली जैकेट पर वो 2 छोटे छेद साफ दिख रहे थे, जहाँ पहले वो पिन लगा हुआ था। बाहर आने पर रात की ठंडी और साफ हवा मेरे चेहरे से टकराई। अब मेरे पास करने के लिए असली काम था। उस पूरी रात में पहली बार कोई मुझे अनस्टेबल, जेलस या अनचाहा नहीं कह रहा था। कोई मुझसे किसी झूठ के लिए मुस्कुराने को नहीं कह रहा था। जिस स्टेज ने मुझे मिटा दिया था, उसने खुद को सरेआम सही कर लिया था और मैं आखिरकार उन लोगों के लिए ताली बजाना बंद कर चुका था, जो मुझे सिर्फ तब परिवार कहते थे जब उन्हें मेरे चुपचाप खून बहाने की जरूरत होती थी।